हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दी चैनल। तो अपन आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ सीबीसी पे एक नए ऑर्डर के साथ। ठीक है, ऑर्डर 17 तक मैं क्लियर करा चुका हूँ। ऑर्डर 14 मैंने अभी छोड़ा है और ऑर्डर 16 मैंने अभी छोड़ा हुआ है। ठीक है, 17 कर चुके हैं। अब आज हम वीडियो में हम ऑर्डर 18 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्डर 18 हमारे किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर आपको पिछली वीडियो पसंद आती है और मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कुछ और नई चीज़ आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सीबीसी का ऑर्डर 18 है जो बात करता है कि वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा। तो अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ वाद की सुनवाई के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आगे और रूल हैं तो वो साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो रूल 1 हमारा किस बारे में बात करता है। ये कहता है वाद की सुनवाई शुरू करने का अधिकार, यानी कि जनरली जो सिविल सूट अपन फाइल करते हैं तो वो स्टार्ट कौन करेगा, प्लेंटिफ करेगा, डिफेंडेंट करेगा, वो क्वेश्चन उठता है। तो अब कौन करेगा, यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो रूल 1 कह रहा है कि बात की सुनवाई कौन करेगा। वन लाइनर से क्लियर समझिए। रूल 1 के अनुसार जनरली क्या होता है, वादी को बात की सुनवाई स्टार्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन यदि प्रतिवादी वादी के तथ्यों को स्वीकार करके केवल विधि और एडिशनल फैक्ट के आधार पर राहत से इनकार कर देता है तो प्रतिवादी को प्रारंभ करने का अधिकार मिल जाता है। समझिए, मैं इसको आगे क्लियर करता हूँ। जनरली ठीक है, सामान्यतः वादी को अधिकार होता है कि वो सबसे पहले अपने पक्ष रखे और उसका एविडेंस कोर्ट में पेश करे, क्योंकि मुकदमा वही लाया था इसलिए केस की शुरुआत भी वही करेगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद कह सकते हो। ठीक है, अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के बताए गए फैक्ट को एडमिट कर लेता है और साथ में ये कहता है कि कानून के अनुसार पॉइंट ऑफ लॉ या तो पॉइंट ऑफ लॉ के अनुसार या फिर कुछ अतिरिक्त एविडेंस के ग्राउंड पे के कारण वादी को कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये बोलता है डिफेंडेंट। तो ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट जो है को पहले बोलने का अधिकार मिल जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से लिख लिया और 2 क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं आपको, यानी कि पॉइंट ऑफ लॉ और एडिशनल एविडेंस के कारण 2 ग्राउंड पे ये डिनाई करता है, मतलब एडमिट कर लेता है पहले तो फैक्ट को, उसके बाद ये एक कारण रखता है कि लॉ के अनुसार या फिर एडिशनल फैक्ट के अनुसार कोई सामने वाली पार्टी को कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, ये बोलता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, एडिशनल फैक्ट वाले को समझते हैं, नीचे वाले को। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि राम ने श्याम पर 50,000 रुपये का सिविल सूट फाइल कर दिया। श्याम कहता है, यानी कि डिफेंडेंट कहता है, हाँ मैंने 50,000 रुपये लिए थे, यानी कि यहाँ पे उसने एडमिट कर लिया 50,000 रुपये मैंने लिए थे, लेकिन मैं वो पैसा चुका चुका हूँ, यानी कि मैं पे ऑलरेडी कर चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे पैसे लेने का फैक्ट एडमिट हो गया है, लेकिन प्रतिवादी ने एक नया एडिशनल फैक्ट बताया है जो कि है पेमेंट का, यानी कि पेमेंट वो ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे वर्डन शिफ्ट हो गया किस पे, वादी पे, डिफेंडेंट पे। तो अब कौन करेगा, अब डिफेंडेंट इसको बिगिन करेगा, किसको, अपने केस को, सिविल केसेस को। ठीक है, इसलिए डिफेंडेंट को पहले बिगिन करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि स्टार्ट करने का अधिकार मिल जाएगा। सबसे एग्जाम्पल 2 से समझिए कि पॉइंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून के कारण। ठीक है, राम ने 50,000 के लिए 50,000 के लिए 10 साल बाद एक सिविल सूट फाइल करता है। कौन करता है, राम करता है। श्याम कहता है कि मान लो मैंने पैसे लिए थे आपसे, लेकिन अब वो लिमिटेशन, यानी कि वो सूट लिमिटेशन के कारण चल नहीं सकता, यानी कि बाढ़ हो गया है। यहाँ पर डिफेंडेंट ने मान लिया, एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, मान लो। ठीक है, लेकिन उसने एक एडिशनल एविडेंस दिया, किस चीज़ का, कि मान लीजिए डिफेंस लिया है एक तरीके से, लेकिन डिफेंस कानून के आधार पर है लिमिटेशन। ठीक है, वो लिमिटेशन के कानून के ग्राउंड पे एक बात बोलता है कोर्ट में कि ये लिमिटेशन से बाढ़ हो चुका है, इसलिए डिफेंडेंट बिगिन करेगा। यहाँ पर बर्डन अब किस पे आ गया है, डिफेंडेंट पे आ गया है। तो यही पूरा रूल है। नोट में मैंने क्लियरली लिख दिया है कि जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ पहले होता है वही बिगिन करता है केसेस को। ठीक है, जनरली प्लेंटिफ बिगिन करते हैं, लेकिन अगर डिफेंडेंट फैक्ट को एडमिट करके लीगल डिफेंस लेता है तो डिफेंडेंट बिगिन करेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा सिविल सूट को। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न इसमें से इस टॉपिक पे आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। थोड़ा बस इतना याद रखना है कि डिफेंडेंट जो है वो फैक्ट एडमिट करने के बाद या तो इस रीज़न से बोलेगा कि ये लॉ के अकॉर्डिंग बाढ़ हो चुका है, इस पॉइंट पर बोलता है, मतलब अपना डिफेंस लेता है, लॉ के तौर पे लेता है, या फिर अपना पक्ष रखता है एविडेंस के फैक्ट पे। तो अगर वो एविडेंस पे रखता है तो उसके पास भी ग्राउंड चला जाएगा, फिर वो अपना एविडेंस से प्रूफ करेगा कि मेरा ये पक्ष है, मैं अपना डिफेंस ले रहा हूँ।
तब वो स्टार्ट कर देगा। और लॉ पे लेता है कि भाई ये तो टाइम बार्ड हो चुका है केस, तो उस केसेस में भी डिफेंडेंट के पास चला जाएगा वर्डन। तो ये था हमारा रूल 1। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद आती है तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। रूल 2 कहता है कि मामले का कथन और साक्ष्य को प्रस्तुत करना, ठीक है। पहले वन लाइनर समझ लो कि वन लाइनर से हमारा पूरा ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि रूल क्या कह रहा है। रूल 2 के अनुसार जो पक्ष पहले शुरुआत करता है केस की, सिविल सूट की, वह अपना मामला और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, एविडेंस देगा। उसके बाद दूसरा पार्टी अपना मामला बताएगा और अपना एविडेंस देगा, ठीक है। अंत में प्रारंभ करने वाले यानी कि जिसने केस स्टार्ट किया था अपने संपूर्ण मामले का उत्तर देगा, रिप्लाई देगा। उसका रिप्लाई सुन के, डिफेंडेंट का रिप्लाई देखने के बाद अब फाइनल जिसने स्टार्ट किया था वो एक रिप्लाई दे देगा। समझिए पूरा सब रूल बना हमारा क्या कह रहा है। सब रूल बना हमारा कह रहा है कि जिस पार्टी को राइट टू बिगिन है, यानी कि जिस पार्टी को केस को स्टार्ट करने का अधिकार है, आमतौर पर प्लेंटिफ होता है, वह सबसे पहले अपना केस बताएगा कोर्ट को कि मेरा मैटर क्या है, ठीक है। फिर उन इशू के समर्थन में अपना एविडेंस पेश करेगा, यानी कि इशू एक्चुअल में है क्या। मेरे को सामने वाले से पैसे लेने हैं, मैंने उसको दिए थे 50,000 रुपये, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाए हैं, तो उसके समर्थन में कोई एविडेंस आपके पास होगा तो वो एविडेंस आप कोर्ट में पेश करोगे, जिन्हें साबित करने का बर्डन आपके पास ही होगा भाई साहब। अगर आप बोल रहे हो सामने वाले से पैसे नहीं मिले तो नहीं मिले, ये साबित करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि 50,000 रुपये दिए थे सिविल सूट में। अब राम पहले अपना केस बताएगा, फिर डॉक्यूमेंट देगा, कोई होंगे उसके पास कि मेरे पास ये लिखित डॉक्यूमेंट है, मैंने 50,000 दिए थे और मेरे पास ये 2 गवाह भी हैं, मैं उनको लेके आया हूँ, तो अपना पूरा मैटर समझाओगे, ठीक है। सब रूल 2 हमारा क्या कह रहा है, सब रूल 2 कह रहा है दूसरी पार्टी क्या करेगी। दूसरी पार्टी आमतौर पर डिफेंडेंट होगा, ठीक है, अपना केस बताएगी, उसका केस सुन लिया, अब ये अपना केस बताएगा डिफेंडेंट, ठीक है, अपना एविडेंस पेश करेगा, अगर आपके उसके पास होंगे तो पेश कर देगा, अन्यथा कोई बात नहीं। फिर पूरे केस पर आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस चलेगी। उसका तो हमने सुन ही लिया था, अब हम बहस करेंगे कि भाई मेरा ऐसा नहीं लिया था, मैंने नहीं लिए थे, मैंने रिटर्न कर दिए थे, जो भी है, ठीक है। अब सब रूल 3 समझिए। सब रूल 3 क्या कहता है कि इसके बाद जो पार्टी बिगिन करती है, यानी कि प्लेंटिफ, डिफेंडेंट भी हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था रूल 1 में, ठीक है। तो अभी प्लेंटिफ ले लेते हैं। जो पार्टी केस को बिगिन करती है वह पूरे केस पर फाइनल रिप्लाई कर सकती है, यानी कि जब उसका जवाब सुनेगी डिफेंडेंट का, फिर से जिसने केस स्टार्ट किया था वो अपना फाइनल आर्गूमेंट देगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। नोट में मैंने लिख दिया है। यहाँ पर थोड़ा सब रूल स्टार्ट हो जाते हैं 3 के, वो भी देख लो आप। 3A मौखिक बहस और लिखित बहस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट समझेंगे कि भाई लिखित बहस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि पार्टी के कानूनी तर्कों को और उनके मुख्य फैक्टों को संक्षिप्त में लिखित रूप में कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाएं, इसलिए उसको न्यायालय का निर्णय देने में आसानी होगी, इसलिए हम उसको रिटर्न में पेश कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो, मौखिक और रिटर्न बहस, कोई भी पक्षकार चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, अपना ऑरल और लिखित दोनों पेश कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में मौखिक बहस कर सकता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों कर सकते हैं। मौखिक बहस जैसे ही समाप्त होती है उससे पहले यदि कोर्ट आपको अनुमति दे देता है, किस चीज़ की अनुमति, कि वह अपने पक्ष के समर्थन में संक्षिप्त लिखित आर्ग्यूमेंट यानी कि संक्षिप्त में लिखित बहस प्रस्तुत कर सकता है, उसके बाद ही आप प्रस्तुत कर सकते हो लिखित बहस, ठीक है। अब लिखित बहस में क्या होगा, लिखित बहस में संक्षिप्त होंगी, यानी कि कम शब्दों में स्पष्ट और सीधी बात आपको अपना लिखना होगा। अपने लिखित बहस में अलग अलग शीर्षक होंगे, यानी कि हेडिंग्स होंगे अलग अलग, मतलब रिटर्न आर्ग्यूमेंट को अलग अलग मुद्दे, जितने भी अलग अलग मुद्दे होंगे कि मैंने 50,000 लिए थे, फिर मैंने इसको वापस कर दिए थे, फिर ये हुआ था, ये भी हुआ था, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे आपके पास, जितने भी इशू होंगे, हर इशू को हेडिंग बनाकर आपको लिखना होगा, ठीक है। अब जो चीज़ आपने लिखी भेजी है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट है, वो क्या है, लिखित बहस है जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि सबसे पहले वकील कोर्ट में बोलकर अपनी बहस करेगा, फिर अगर कोर्ट अनुमति देती है तो वही संक्षिप्त सारी बातें जो उसने मौखिक बहस में की थी संक्षिप्त में लिखकर कोर्ट को दे सकता है, और यह क्या है कि इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। अब 3B समझिए। 3B कहता है कि जब भी आप लिखित आर्ग्यूमेंट पेश करोगे तो उसकी कॉपी दूसरी वाली पार्टी को दे देना। अगर डिफेंडेंट कर रहा है रिटर्न आर्ग्यूमेंट बहस करी है उसने लिखित में, तो वो प्लेंटिफ को एक कॉपी दे देगा।
अगर प्लेंटिफ ने दी है तो वो डिफेंडेंट को दे देगा, यानी कि अपोजिट पार्टी को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैटर हुआ था क्या, ठीक है। तो वो आपको इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है। 3C समझो, 3C कहता है कि रिटर्न आर्गूमेंट के लिए एडजमेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि लिखित बहस देने के लिए किसी भी पार्टी को कोई एडजमेंट नहीं दिया जाएगा, स्थगन नहीं दिया जाएगा कि हाई मैं आज मैं नहीं कर सकता, मेरे को आज ये 15 तारीख की डेट दे दो, मेरे को दूसरी तारीख की डेट दे दो, मैं आज उस तारीख को अपनी लिखित बहस पेश कर दूंगा। तो इस ग्राउंड पे कोर्ट एडजमेंट आपको नहीं देगा, इसना याद रखना है। 3C में लिखा हुआ है, एग्जाम में आ भी सकता है। सिर्फ रिटर्न आर्गूमेंट दाखिल करने के लिए एडजमेंट नहीं मिलेगा जब तक कोर्ट को वास्तव में ज़रूरत ना लगे। यार कोर्ट दे सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी पावर दे दी है कोर्ट को। अगर वास्तव में लगता है, एक्चुअल में लगता है कि भाई हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि जटिल मामला है, रिटर्न आर्गूमेंट को तैयार करने के लिए वास्तव में समय चाहिए है, तो कोर्ट लिखकर, कारण लिखकर आपको समय दे सकता है, ठीक है। 3D समझो, 3D हमारे यहाँ पर कह रहा है कि ऑरल आर्गूमेंट का समय कौन तय करेगा। यहाँ पर जनरली कोर्ट ही तय करेगा कि किस पार्टी को कितना समय दिया जाना है और कितनी देर के लिए उसको मौके बहस करनी है, तो ये सब डिसाइड कोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो 3D भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना और पूछ लेना, ठीक है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अब शॉर्ट रिवीजन समझो कि प्लेंटिव केस बताएगा, अपना एविडेंस देगा, डेफिनेट केस बताएगा, वो भी अपना एविडेंस देगा, अगर विटनेस होंगे तो वो भी लेके आ जाएगा और अपनी आर्ग्यूमेंट करेगा, ठीक है। अब उनके डिफेंडेंट की कलाकारी देखने के बाद फाइनल प्लेंटिफ अपना फाइनल रिप्लाई देगा उनके जवाबों को सुनने के बाद, ठीक है। तो एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन था। रूल 3 कहता है जब बाद में कई मुद्दे हों, यानी कि जब आपका सिविल सूट हो उसमें कई इशू हों, मेडिकल में मतलब सेवरल कई इशू हों, तब साक्ष्य प्रस्तुत करने का तरीका क्या होगा। यानी कि आपका केस है और आपके पास अंदर कई सारे इशू हैं आपके मैटर में, ठीक है, तब आपको एविडेंस कैसे पेश करने हैं, ठीक है, उसके बारे में एक तरीका बताता है। समझिए, वाला से क्लियर हो जाएगा कि रूल 3 के अनुसार यदि वाद में कई मुद्दे हैं, यानी कि कई इशू हैं, तो प्रारंभ करने वाली पार्टी, यानी कि जो अपना विगिन कर रही है अपना सिविल सूट को, उस पार्टी उन मुद्दों पर जिनका भार उस पर है, ठीक है, साक्ष्य तत्काल प्रस्तुत कर सकता है या फिर उसे प्रतिपक्ष के साक्ष्य के उत्तर के बाद में, यानी कि जब आपका डिफेंडेंट उत्तर दे देगा अपना आंसर, उसके बाद, ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रख सकता है कि जब वो प्रस्तुत कर देगा अपना एविडेंस, यानी कि जो इशू के ऊपर, उसके बाद मैं अपना एविडेंस दूंगा, तो इसके लिए आप एक सुरक्षित रख सकते हो। तो ये वन लाइनर था, इसमें समझ में नहीं आया हो तो आगे बढ़िए समझते हैं। रूल का ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहली बात है कि रूल का ऑब्जेक्ट है कि फेयर ट्रायल करना, ठीक है, पार्टी को पूरा मौका देना कि वह दूसरे पार्टी के एविडेंस का सही जवाब दे सके, यानी कि वो क्या डिफेंडेंट फेस कर रहा है, डिफेंडेंट कौन सी नई चीज़ ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एविडेंस अपना तैयार करके रख सकता है। तो उसके लिए एक फेयर ट्रायल हो जाएगा और सामने वाली पार्टी क्या पेश कर रही है उसके अकॉर्डिंग अपना एविडेंस देना। तो उसके लिए ये रूल बनाया गया है। समझो क्या है कि अगर सिविल केस में कई सारे इशूज़ हैं, ठीक है, और कुछ इशू तय, यानी कि कुछ इशू को साबित करने का बर्डन किस पर है, प्लेंटिफ है, और कुछ का है डिफेंडेंट के पास, ठीक है, बहुत सारे इशू हैं, लेकिन कुछ का बर्डन आपके पास प्लेंटिफ के पास है और कुछ का बर्डन डिफेंडेंट के पास है, ठीक है। तो जो पार्टी बिगिन करती है, यानी कि जो पार्टी सिविल सूट स्टार्ट करती है, जनरली क्या होता है, प्लेंटिफ करती है, उसके पास एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जो पार्टी बिगिन करती है उसके पास एक ऑप्शन होगा। वो ऑप्शन क्या होगा कि ऑप्शन 1, जैसे कि अभी ही एविडेंस दे दो, यानी कि जितने भी आपके पास एविडेंस है एक साथ दे दो, ठीक है, अपने केस में अपना पक्ष क्लियर करने के लिए जितने एविडेंस हैं वो आप एक साथ दे सकते हो, ठीक है। प्लेंटिफ चाहे तो जिन इशू को उसे साबित करना है उन पर एक साथ एविडेंस दे सकता है, नॉर्मल तरीका यही होता है, ठीक है। अब सेकंड समझो, सेकंड क्या कह रहा है कि कुछ एविडेंस बाद में देना, यानी कि पार्टी अगर चाहे, जो पार्टी बिगिन कर रही है वो पार्टी अगर चाहे तो कुछ एविडेंस को बाद में देने के लिए रिजर्व करके रख सकती है कि मेरे को अभी पेश नहीं करना, मैं बाद में पेश करूँगा, तो आप रिजर्व कर सकते हो। उसी के ऊपर ये पूरा रूल बना है। प्लेंटिफ चाहे तो कुछ इशू का एविडेंस अभी ना देकर, यानी कि स्टार्टिंग में ना देकर उसे बाद के लिए बचाकर रिजर्व करके रख सकती है, ताकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ताकि पहले डिफेंडेंट क्या एविडेंस देता है वह देखा जा सके। समझ में आ गया, यानी कि सीधे सीधे ये है कि हमें एक सामने डिफेंडेंट क्या एविडेंस पेश कर रहा है उसकी अकॉर्डिंग हम अपना एविडेंस देंगे। पहले हम देखना चाहते हैं कि वो क्या एविडेंस देगा, तो उसके लिए आप रिजर्व करके रख सकते हो अपने एविडेंस, जो पार्टी बिगिन करती है उसके लिए बात करता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि राम प्लेंटिफ है, ठीक है, डिफेंडेंट श्याम है, पर 50,000 रुपये के लिए केस किया गया है। केस में 2 इशू हैं, कौन से हैं? क्या राम ने पैसे दिए थे, इसे राम को साबित करना है, ठीक है। क्या श्याम ने पैसे वापस कर दिए थे, इसे श्याम को साबित करना है। अब स्टेप 1 से समझिए कि प्लेंटिफ क्या करता है, राम जो कि प्लेंटिफ है, पहले सिर्फ यह साबित करता है कि मैंने 50 रुपये दिए थे, अपना गवाह और एविडेंस लाकर ये साबित कर देता है, लेकिन वह अभी यह साबित नहीं करता कि श्याम ने पैसे वापस किए हैं या नहीं किए। इस पॉइंट को बाद के लिए बचा के रख लेता है, यानी कि रिजर्व कर लेता है, ठीक है। स्टेप 2 से और क्लियर समझिए डिफेंडेंट क्या करता है। अब डिफेंडेंट जो श्याम है आता है और कहता है कि हाँ पैसे तो लिए थे लेकिन मैंने वापस कर दिए थे, और अपना एविडेंस देता है, जैसे कि कोई रिसीट वगैरह है उसके पास, गवाह वगैरह है, वो देता है। अब प्लेंटिफ फिर उसका रिप्लाई देगा। अब प्लेंटिफ कहता है कि तुमने जो पेमेंट की बात कही है वह गलत है, और वह अब अपना रिजर्व्ड एविडेंस देता है, जैसे कि जो रिसीट है वो नकली है या फिर पेमेंट अभी हुआ ही नहीं है। फोर्थ स्टेप समझिए। फिर डिफेंडेंट छोटा जवाब दे सकता है, यानी कि इनके जवाब के बाद जो कोई भी अपना जवाब दे सकता है, और अंत में प्लेंटिफ पूरा फाइनल रिप्लाई देगा। एक तरह से बहस टाइप की चल रही है, वही बात है, ठीक है। अब नोट हमारा क्या कह रहा है, पूरा समझिए कि प्लेंटिफ अपना कुछ एविडेंस बाद के लिए बचा के रख सकता है ताकि डिफेंडेंट की बात सुनकर उसका सही जवाब दिया जा सके। ये था रूल 3। सीधी सीधी बात यहाँ पे है कि एक जो पार्टी बिगिन करती है सिविल सूट को, उसको एक बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर वो चाहे तो अपने केस के रिलेटेड जितने भी एविडेंस है स्टार्टिंग में एक बार में पेश कर दे, या फिर वही चाहे तो एविडेंसों को कुछ इशू के लिए रिजर्व करके रख सकता है बाद के लिए, ताकि डिफेंडेंट के एविडेंस आप देख सको, उसके बाद जो भी आपको रिप्लाई ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रूफ कर सकते हो। ऑर्डर 18 का रूल 3A हमारे किस बारे में बात करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। 3A हमारा कहता है कि पक्षकार का स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित होना, ठीक है। समझिए पहले हेडिंग से क्लियर हो जाएगा कि पक्षकार का स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित होने की बात यहाँ पे कर रहा है। वन लाइनर समझते हैं फिर क्लियर हो जाएगा पूरा क्या मैटर है, ठीक है। तो वन लाइनर कहता है कि 3A जो हमारा रूल नंबर 3A के अनुसार, यदि कोई पार्टी स्वयं गवाह बनना चाहती है, यानी कि कोई पार्टी है वो खुद विटनेस बनना चाहती है, तो उसे अपने अन्य गवाह, यानी कि उसके अन्य जो पार्टी गवाह बनना चाहती है उसके अन्य गवाहों से पहले उसे अपनी गवाही दर्ज करानी होगी, ठीक है, जब तक कि न्यायालय उचित कारणों से उसे बाद में गवाही देने की अनुमति नहीं दे देता, ठीक है। क्लियर समझो कि अगर कोई पार्टी में मतलब कौन कौन है यहाँ पे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की बात कर रहा है, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, ठीक है। अगर कोई पार्टी खुद विटनेस बनना चाहती है, खुद गवाह बनना चाहती है अपने केस में, तो उसे अपने अन्य गवाहों से पहले, इतनी बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आपके विटनेस आपके केस में हैं तो उन गवाहों की गवाही दर्ज तो होगी। अगर आप भी गवाह बनना चाहते हो तो उन लोगों से पहले आपको अपनी गवाही दर्ज करानी होगी, ठीक है। उनको पहले करा दो फिर बाद में आप अपनी गवाही दर्ज नहीं करा सकते, उसके लिए ये रूल मना कर देता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, कोर्ट में आकर बयान देना होगा अन्य लोगों से आके पहले। अब यहाँ पे एक छूट दी गई है, एक्सेप्शन है। अब बात हमारा कह रहा है कि अगर कोर्ट को कोई उचित कारण लगता है, कोर्ट को लगता है कि कोई एक सफिशिएंट रीज़न है, तो कोर्ट अनुमति दे सकती है उस पार्टी को जो खुद गवाह बनना चाहती है, अनुमति दे सकती है कि आप पार्टी बाद में गवाह बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अपने बाकी विटनेसों को पेश कर दो, आप बाद में बन जाना, ठीक है। एक सफिशिएंट रीज़न होगा तभी कोर्ट आपको अलाउ करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट को इसका कारण लिखना होगा। अगर आपको कोर्ट ऐसा समय देती है कि आप बाद में आ जाना, आप अपने पहले अन्य जो विटनेस हैं उनको भेज दो, तो ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। जहाँ तक अगर होगा तो कोर्ट ऐसा रीज़न लिखेगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा उठता है कि भाई ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, समझो, ताकि पार्टी पहले अपने गवाहों की बातें सुन के, यानी कि पहले अपने गवाह भेज दिए उसने 2-3 जितने भी हैं, पहले अपने गवाहों की बात सुनकर बाद में अपना बयान बदल कर एडजस्ट ना कर ले, यानी सच्चाई और फेयरनेस को बनाए रखने के लिए ये रूल 3A डाला गया है कि अगर जो पार्टी अपना विटनेस खुद बनना चाहती है वो अपने अन्य गवाहों को पहले करके खुद अपना बयान ना बदल दे। इसलिए यहाँ पर क्लियरली कह रहा है अगर तुम खुद गवाही देना चाहते हो तो तुम पहले दे दो, तुम्हारे अपने गवाह हैं जो बाद में आएंगे, तो ये रूल अलाउ करता है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट आपको कब समय देता है नहीं देता है, उसका रीज़न पर्याप्त लगता है तब, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा, क्या हो जाओ और जल्दी क्लियर हो जाएगा कि राम जो कि प्लेंटिफ है, राम खुद की गवाह और उसके 2 गवाह और हैं,
रूल के अनुसार राम को पहले अपनी गवाही दर्ज करानी होगी, उसके बाद उसको अन्य गवाह अपने जो हैं वो आएंगे अपनी गवाही देने। ठीक है, अगर राम ऐसा करता है, मतलब राम करता है पहले गवाहों को बुला लेता है, खुद नहीं आया, मतलब अब गवाह तो देना चाहता है लेकिन खुद नहीं आता है, अपने अन्य गवाहों को भेज देता है, उसकी बात सुन ले, ठीक है, ताकि उसकी बात सुन ले, फिर बाद में खुद गवाही दे, तो वह बात बदल सकता है। यानी कि पहले अपनी गवाही, जो गवाह आ गए उसके आ गए थे, अगर वो बाद में अपनी गवाहियाँ बदल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को रोकने के लिए इसलिए यह रूल डाला गया था कि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो नोट में मैंने एक चीज़ और डाली है कि सिविल केसेस में प्लेंटिफ खुद अपने पक्ष में गवाही दे सकता है, वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, सक्षम साक्षी होता है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 118 कहता है कि हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस होता है जब तक कि समझने और बताने में वो असमर्थ ना हो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करो, पूछो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, रूल 4 हमारे किस बारे में बात करता है, रूल 18 का। ठीक है, तो रूल 18 का और रूल 4 हमारे यहाँ पे ये बात करता है कि साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना, यानी कि एविडेंस रिकॉर्ड कैसे किए जाएंगे उसके बारे में ये बात करता है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, यह रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी बात मैंने क्लियरली यहाँ पर लिख रखा है ताकि आप लोगों के माइंड में भी चली जाए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह बताता है कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होंगे, यानी कि सिविल में जो एविडेंस रिकॉर्ड होंगे वो किस तरीके से रिकॉर्ड होंगे वो आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले 1 समझिए, सब रूल 1 कहता है, रूल 4 का सब रूल 1 हमारा यह कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि क्रॉस एग्जाम जो चीफ होगा ना, मुख्य परीक्षा होगी, वो एफिडेविट से होगी। यानी कि सिविल में जो मुख्य परीक्षा होगी वो एफिडेविट से होगी, हर केस में मुख्य परीक्षा एफिडेविट के रूप में होगी। ठीक है, और उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को देना कंपलसरी है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, मतलब चीफ जनरली क्या होगा, मौखिक रूप से रिकॉर्ड नहीं किया जाता सीपीसी में, परंतु गवाह को क्रॉस के हेतु, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर न्यायालय के सामने या फिर कमिश्नर के सामने उपस्थित होना पड़ता है। तो ये नहीं है कि अपना एफिडेविट भेज दिया तो चल जाएगा, आपको आना पड़ता है लेकिन क्रॉस के टाइम पे। और जनरली क्या है, मौखिक गवाह की गवाही दर्ज नहीं होगी, यहाँ पे सीधा एफिडेविट दिया जाता है क्रॉस के टाइम पे। ठीक है, आगे और समझो कि अगर कोई गवाह अपने एफिडेविट के साथ में कोई डॉक्यूमेंट लाता है साथ में, गवाही के साथ में, जैसे कोई एग्रीमेंट हो गया या फिर कोई रिसीट हो गई, लगाता है, तो उस डॉक्यूमेंट को केवल लगाने मात्र से वह एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं हो जाते भाई। ठीक है, एफिडेविट के साथ में आपने कोई डॉक्यूमेंट लगा दिया तो वह एडमिसिबल नहीं हो जाएगा आपने सिर्फ लगाने से। मतलब क्या है, मतलब आगे समझो कि उन डॉक्यूमेंट का प्रमाण यानी कि प्रूफ है या नहीं है, और क्या भी कानून के रूप से एडमिसिबल है या नहीं है, यह निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये तय कौन करेगा, कोई डॉक्यूमेंट आगे लगा दिया गया है तो वो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, वो एविडेंस माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब रूल 1 हमारा क्लियर होता है, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब चलते हैं सब रूल 2 क्या कह रहा है। सब रूल 2 कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि कोर्ट खुद कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन, या फिर कमिश्नर भी खुद कर सकता है, यानी कि दोनों को पावर है, सीधी सीधी बात है कि कोर्ट के पास पावर है और कमिश्नर के पास पावर है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और वो री एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलते हैं 3 पे। सब रूल 3 कहता है कि एविडेंस आखिरकार रिकॉर्ड होंगे कैसे। ठीक है, कोई भी एविडेंस लिखित रूप में दर्ज होगा या फिर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, और साथ में यह रिकॉर्डिंग जज की हाजिरी में, यानी कि जज सामने होगा उसकी हाजिरी में होगा, या फिर जज नहीं है तो कमिश्नर की उपस्थिति में होगा। यानी कि जब भी कोई रिकॉर्डिंग की जाएगी एविडेंस की तो वो जज या फिर कमिश्नर की हाजिरी में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कोई कमिश्नर ने एविडेंस रिकॉर्ड किया है, ध्यान रखना कमिश्नर ने, ठीक है, जज नहीं कह रहा, यहाँ पे कमिश्नर ने कोई एविडेंस रिकॉर्ड किया है तो वह एविडेंस प्लस अपनी रिपोर्ट, साइन की हुई अपनी रिपोर्ट को कोर्ट को भेजेगा जिस कोर्ट ने आपको वो कमिश्नर नियुक्त किया था। ठीक है, और वह एविडेंस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। समझ गया, साइन कर दिया तो बन जाएगा भाई। साइन सिर्फ किस केसेस में करने हैं, ये भाई कमिश्नर होगा उस केसेस में इसको साइन करके भेजनी रिपोर्ट, जज तो यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं है भाई, तो वो जज ही है, तुम जज को ही तो भेज रहे हो। ठीक है, तो सब रूल 4 पे चलते हैं। सब रूल 4 क्या कह रहा है, सब रूल 4 यहाँ पे कह रहा है कि व्यवहार, गवाह का व्यवहार, ठीक है, भावभंगी, यानी कि मैंने यहाँ पर डिमनर लिखा हुआ है, भावभंगी मतलब CRPC वगैरह में हिंदी में आप देखोगे तो वहाँ पर भावभंगी शब्द यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए डाल दिया कन्फ्यूजन ना हो। और आपत्तियाँ, यानी कि व्यवहार, गवाह का व्यवहार और उसकी आपत्तियों के बारे में ये सब रूल बात करता है। समझिए, जब कमिश्नर गवाह का साक्ष्य रिकॉर्ड करता है
तो वह गवाह के व्यवहार को, जैसे हाव भाव क्या है, झिझक रहा है बोलने में कि नहीं झिझक रहा है, किस आत्मविश्वास से वो बात कर रहा है, तो ये भी आवश्यकता पड़ने पर टिप्पणी के रूप में लिख सकता है कौन, कमिश्नर। ठीक है। यदि साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, गवाह के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, तो कमिश्नर उस आपत्ति को लिखित रूप में दर्ज कर लेगा, सिर्फ दर्ज कर लेगा, इतना याद रखना है। उस आपत्ति पे कंक्लूजन नहीं देगा, कोई भी टिप्पणी नहीं देगा, कौन, कमिश्नर। ठीक है। वो सिर्फ एक क्या कह सकते हैं, किसी दूसरे के लिए बिहाफ पे काम कर रहा है, एजेंट के तौर पे। तो यहाँ पे तुम जजमेंट या निर्णय नहीं लोगे, सीधी बात है। तो यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि आप कोई डिसीजन लेकिन उस आपत्ति पर निर्णय नहीं करेगा, कौन, कमिश्नर। ठीक है। उस आपत्ति का निर्णय बाद में होगा, न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और आर्ग्यूमेंट के समय होगा, जो बहस की जाएगी उसके समय होगा। सब रूल 5 में हमारे यहाँ पर कहता है कि समय सीमा, टाइम लिमिट के बारे में कहता है कि जब कोर्ट किसी कमिश्नर को साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए नियुक्त करती है तो कमिश्नर को, ठीक है, टाइम लिमिट किस चीज़ के बारे में, जब किसी कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है तो कमिश्नर को कमीशन जारी होने की तारीख से, जिस तारीख को कमीशन जारी हुआ था उस तारीख से 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट, साक्ष्य रिकॉर्ड करने की, जो रिकॉर्डिंग करने की, एविडेंस रिकॉर्ड करने की जो रिपोर्ट है वो 60 दिन के भीतर कोर्ट में हाजिर देनी पड़ेगी। ठीक है। यदि किसी कारणवश से ये पॉसिबल नहीं होता है, किसी कारणवश से 60 दिन के भीतर अंदर कमिश्नर जो है वो इस रिपोर्ट को पेश नहीं कर सकता है, तो कोर्ट कारण लिखकर, लिखित रूप में कारण लिखकर इस समय सीमा को बढ़ा सकती है। ठीक है। सब रूल 6 यहाँ पर कहता है कि कमिश्नर का पैनल, यहाँ पे पैनल के बारे में बात करता है कि हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, दो चीज़ों को इंक्लूड किया है, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसे व्यक्तियों को, आमतौर पर एडवोकेट्स ही होंगे, कि एक सूची तैयार करेगी, एक पैनल तैयार करेगी, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट क्या करेगी, साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन के तौर पर नियुक्त कर सकती है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये होगा कि हर बार एक नए व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत यहाँ पे कोर्ट को नहीं पड़ेगी, कोर्ट इस पैनल में से किसी एक व्यक्ति को कमिश्नर के तौर पर चुन लेती है। ठीक है। इसलिए एक पैनल तैयार कर दिया जाता है जो कि हाईकोर्ट के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है। सब रूल 7 पर चलते हैं। सब रूल 7 यहाँ पे हमारा क्या बात करता है कि परिश्रम के बारे में, फीस के बारे में, रेमुनरेशन के बारे में, यानी कि न्यायालय जनरली सामान्यतः या फिर विशेष आदेश के द्वारा यह तय कर सकता है कि कमिश्नर को उसकी सेवाओं के लिए, यानी कि जो वो आपके लिए कमिश्नर के तौर पर गवाही दर्ज कर रहा है किसी गवाह वगैरह की, तो उसके लिए उसकी फ़ीस क्या होगी ये डिसाइड कर सकता है कोर्ट, सामान्य ऑर्डर से या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर से। ठीक है। रूल 8, सब रूल 8 हमारा ये बात करता है कि ऑर्डर 26 के प्रावधान लागू होंगे। मतलब 26 से कह रहा है साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए जो कमिश्नर नियुक्त किया जाता है उस पर ऑर्डर 26 के नियम, कुछ नियम लागू होंगे, जैसे कि रूल 16 हो गया, रूल 16A हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। यहाँ पर 4 रूल की बात की, ध्यान रखना है, 16, 16A, 17, 18। ठीक है। मतलब ये नियम कमीशन जारी करने, कमिश्नर के नियुक्त करने, कैसे काम करेगा, कोर्ट को रिपोर्ट कैसे देगा, इन बातों के लिए ऑर्डर 26 के जो नियम हैं वो फॉलो किए जाएंगे, उसके बारे में रूल 8 हमारा बात करता है। सब रूल 8 हमारा बात करता है। कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, बहुत कंप्लीट से मेरे को कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। रूल 5 ऑर्डर 18 का हमारा क्या करता है, रूल 5 यहाँ पर कहता है कि अपील योग्य मामलों में साक्ष्य कैसे लिया जाएगा, यानी कि जिन मामलों में अपील हो सकती है, ठीक है, उन मामलों में गवाही जो दर्ज होगी वो साक्ष्य कैसे दर्ज किए जाएंगे, एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, तो उसके बारे में ये बात करता है। समझिए, वन लाइनर से हमारा पहले क्लियर हो जाएगा कि अपील योग्य मामले, यानी कि उन मामलों में कह रहा है कि जिनकी अपील होनी ही नहीं है तो उसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जिनकी अपील होगी वो हाई कोर्ट जाएगा, सेशन कोर्ट जाएगा, तो उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। जिन मामलों अपील योग्य हैं, गवाह का साक्ष्य न्यायाधीश की निगरानी में कोर्ट की भाषा में लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। समझो ऑब्जेक्ट, समझो पहले रूल का ऑब्जेक्ट क्या है कि अपील योग्य मामले में साक्ष्य को सही, स्पष्ट, विश्वसनीय तरीके से रिकॉर्ड किया जाए ताकि अपीलेट कोर्ट उसे आसानी से समझकर निर्णय दे सके। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया रूल 5 का। अब समझो रूल क्या कह रहा है। रूल कह रहा है कि जिन मामलों में अपील संभव है, पॉसिबल है, होती है अपील, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई क्लियरली पता है कि इस ऑर्डर की अपील होगी ही नहीं, यानी कि इस मामले की अपील होगी ही नहीं, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जिन मामलों में अपील संभव है, ठीक है, उसमें हर गवाह का एविडेंस, जितने भी गवाह आएंगे
उनके एविडेंस को एक विशेष तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आगे समझो। ए हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, सब रूल ए कह रहा है कि भाषा, यानी कि एविडेंस कोर्ट की भाषा में लिखा जाएगा, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट की भाषा होगी उस भाषा में उस एविडेंस को लिखा जाएगा। ठीक है, वन हमारा क्या कह रहा है कि कोर्ट जो जज है वो लिखकर, या तो जज खुद लिखेगा या फिर जज अपने किसी व्यक्ति से लिखवाएगा जो कोर्ट में काम करते हैं, टाइप राइटर वगैरह जो होते हैं ना साइड में, क्या बोलते हैं उनको, तो उनके द्वारा जज कोर्ट की निगरानी में, यानी कि सुपरविज़न कोर्ट का होगा, जज का, सॉरी, ठीक है, जज के सुपरविज़न में वो खुद लिखवाएगा। ठीक है, या फिर जज के बोलने से जज बोलकर बताएगा और उसे सीधे टाइपराइटर या फिर कंप्यूटर में टाइप किया जाएगा, जैसे कि जनरली नॉर्मली कोर्ट में आजकल हो रहा है। वो यही तरीका है कि जज क्या करते हैं, खुद नहीं लिखते हैं, वो बोलकर अपने टाइपराइटर वगैरह से लिखवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपनी गवाही दर्ज की जाएगी। बी हमारा क्या है सब रूल कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य रिकॉर्ड करना, ये एक अपवाद के तौर पर काम करता है, एक्सेप्शन है। समझिए कि यदि जज कारण लिखकर, यहाँ पे एक रीज़न लिखना होगा, कारण लिखना होगा कि ठीक है किस चीज़ का कारण होगा, ऐसा निर्देश देता है, कारण लिख के ऐसा निर्देश देता है कि गवाह का साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑडियो वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, परंतु यह रिकॉर्डिंग न्यायाधीश की उपस्थिति में ही की जाएगी। ठीक है, जब भी ऑडियो वीडियो की बात आएगी सीपीसी में गवाही रिकॉर्ड करनी है तो वो न्यायाधीश की उपस्थिति में ही रिकॉर्ड की जाएगी। इतना ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ ये देखने वाली बात है रीज़न क्यों लिखना ज़रूरी था, कि न्यायालय जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक वीडियो से क्यों करवा रहे हो, क्या पीछे का रीज़न क्या है, आप खुद क्यों नहीं लिख रहे हो, ऑडियो वीडियो क्यों ज़रूरी है, उसके भाव क्यों ज़रूरी है, उसके एक्सप्रेशन ज़रूरी हैं क्या मैटर्स में, तो उस केसेस में ये सब रीज़न लिखने होंगे आपको कोर्ट में न्यायाधीश को, कि आप ऑडियो वीडियो क्यों चुन रहे हो, आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हो गवाही, तो यहाँ पर क्लियर लिखा है। तो अगर आप ऑडियो वीडियो से करवाते हो उसकी गवाही को दर्ज, तो आपको रीज़न लिखने होंगे, ये यहाँ पे रूल हमारा कंडीशन लगाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि सिविल सूट में जिसमें अपील पॉसिबल है, जज गवाह का बयान सुनकर खुद लिखता है या फिर टाइप करवाता है, अपने दूसरे व्यक्ति से लिखवाता है, या ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड कराता है रीज़न देकर। ठीक है, तो वही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस सिंपल सा है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल 5 हमारा क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, रूल 6 कहता है, रूल 6 हमारे यहाँ पे कह रहा है कि बयान कब समझा कर सुनाना ज़रूरी होगा, यानी कि जो गवाह है उसको कब हमें उसकी गवाही को सुनाना ज़रूरी पड़ेगा, जो उसने गवाही दी है, एविडेंस दिए हैं, तो उसको कब बताना पड़ेगा हमें, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देखिए वन लाइन में क्या कह रहा है कि जब गवाह का बयान उसकी भाषा से अलग भाषा में लिखा गया है, ठीक है, और वह उसे ना समझता हो, तो उसे उसकी भाषा में समझाकर सुनाना आवश्यक होगा। ऑब्जेक्ट सीधा सीधा है कि गवाह को पता होना चाहिए कि उसके द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें एक्चुअल में क्या कहा गया है, क्या गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं उसने कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली वो ऑब्जेक्ट ये है कि गवाह को पता होना चाहिए कि उसने गवाही क्या दी है। अब रूल समझो कि यदि गवाह ने अपना बयान एक भाषा में दिया है, मान लीजिए गवाह तमिलनाडु से था तो उसने तमिल भाषा में अपना गवाही दी है, लेकिन केस जो हमारा चल रहा था वो एमपी के किसी कोर्ट में चल रहा था, लेकिन कोर्ट द्वारा उसे दूसरी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब कि यानी कोर्ट एमपी का था तो जनरली हिंदी में लिखेगा। ठीक है, तो उसने हिंदी में लिखा, तो यदि गवाह उस भाषा, लिखी हुई भाषा यानी कि हिंदी को समझ नहीं पाता, अब तमिलनाडु को अंधा है, एमपी में कोर्ट में आया है किसी गवाही देने के लिए और वो एमपी की भाषा को नहीं समझता है, तो उस केस में उसने गवाही तो अपनी तमिल में दे दी, कोर्ट ने अपनी भाषा लिख ली हिंदी में ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो बयान लिखा गया है, जो बयान कोर्ट ने लिखा है हिंदी में, तो उसे गवाह को उसकी भाषा में, गवाह की भाषा कौन सी थी, तमिल थी, क्योंकि वो तमिलनाडु से आया था, उसमें समझा कर इंटरप्रेट करना होगा, यानी कि उसको समझाना होगा कि भाई आपने ये गवाही दी है। ठीक है, तो ये रूल 6 हमारे यहाँ पर ये बात करता है। ठीक है, इनको कंप्लीट समझना हो तो मेरा मतलब है कि इनको अगर आपको रिवीजन करना हो तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि 1.5x पे आप इसको रिवीजन करें तो थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाएगा और आपका पूरा सेक्शन भी रूल भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो रूल 7 हमारे क्या कहता है कि रूल 7 यहाँ पे कह रहा है कि धारा 138 के अधीन साक्ष्य, यानी कि जब 138 के अधीन कोई साक्ष्य रिकॉर्ड किया जाएगा
तो उसके ऊपर कुछ लॉ अप्लाई हो जाएंगे, कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। उस रूल को समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वन लाइनर समझो, ठीक है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक है। तो वन लाइनर क्या कह रहा है कि सेक्शन 138 सीपीसी के तहत रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य को रूल 5 के अनुसार लिखा जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा और आवश्यकता होगी तो उसकी व्याख्या आपको करके बताई जाएगी, और उसको अगर उसमें कुछ संशोधन लायक है होगा तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। अब समझते हैं हम अपने रूल को, ठीक है। तो जो एविडेंस सीपीसी 138 के अधीन रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि लिया गया है 138 के अधीन, ठीक है, अर्थात हाईकोर्ट आदेश देता है ट्रायल कोर्ट को कि जब भी किसी केसेस की अपील हो सकती है, यानी कि जिन केसेस में अपील अलाउ है, उन मामलों में आप जितनी भी एविडेंस रिकॉर्ड करोगे उनको आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर करता है। तो मान लीजिए हमारा केस चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई जितने भी एविडेंस रिकॉर्ड करोगे उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना, क्योंकि जब वो अपील होकर हमारे पास आएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर पावर दी गई है हाई कोर्ट को, तो वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑर्डर कर दिए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कि भाई 138 के तहत, यानी कि पावर यहाँ पर हाई कोर्ट को 138 में दी गई है, वो 138 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने पावर वो दे दिया ऑर्डर ट्रायल कोर्ट को, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट अब क्या करेगा, एविडेंस जितने भी रिकॉर्ड करेगा तो वो इंग्लिश में करेगा। उसे रूल 5 के अनुसार रिकॉर्ड और प्रोसेस, यानी कि रिकॉर्ड यानी कि लिखा जाएगा और लिखने के बाद जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो पूरी की जाएंगी। और फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी वो समझिए, ठीक है। रिकॉर्ड तो उसने कर लिया मान लीजिए इंग्लिश में, अब फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी इंग्लिश में। जनरली वो क्या करता, अगर जी 138 का ऑर्डर नहीं मिलता उस ट्रायल कोर्ट को, तो वो क्या करता, कोर्ट की लैंग्वेज में लिखता। यानी कि मध्य प्रदेश में कोई केस चल रहा है तो मध्य प्रदेश की जो कोर्ट की भाषा है वो हिंदी है, तो जनरली हिंदी ही लिखा जाता है उसमें। लेकिन हमने यहाँ पे 138 का पावर यूज़ करके हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपको कि आपको जितने भी एविडेंस यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं उसको इंग्लिश में ही करना है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या करा, इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब रूल 5 के अनुसार उसको फॉलो किया जाएगा। रूल 5 क्या कह रहा था कि भाई जितनी भी उसको लिखने के बाद उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएंगी। मतलब कि रूल 5 क्या कह रहा था कि गवाहों को पढ़ कर सुनाया जाएगा, यानी कि जिस गवाह ने गवाही दी है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि भाई यही बोला था आपने कि नहीं बोला था, ठीक है। उसको पढ़ के सुना दिया जाएगा, उसके साइन ले लेंगे उस पर, और आवश्यकता यदि ज़रूरी होगा तो समझाया जाएगा सामने वाले को, उसको समझ में नहीं आया हो तो उसको समझाया जाएगा। और यदि कोई गलती उसमें लगती है, वो बोलता है कि भाई ये नहीं बोला था मैंने, ये थोड़ा गलत हो गया, तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो ये हमारा रूल 7 यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहता है। रूल 7 यहाँ पर सिर्फ एक वो बताता है कि 138 के ऑर्डर मिलने के बाद रूल 5 का वही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, बस थोड़ा प्रोसेस है उसको समझना ज़रूरी है बस। और मैं समझाता हूँ कि नोट हमारा क्या कह रहा है, 138 के अनुसार हाई कोर्ट यह निर्देश दे सकती है कि साक्ष्य इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जाए जिन मामलों में अपील हो सकती है। जिन मामलों में अपील होगी उन मामलों में ही 138 का यूज़ करता है हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट आदेश देती है कि एविडेंस को इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजना है आपको, 138 का पावर यूज़ करके हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। ट्रायल कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करती है रूल 5 के अनुसार, ठीक है। यानी कि रूल 5 के अनुसार उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, गवाह को पढ़ के सुनाया जाएगा, हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, और ज़रूरत होगी तो समझा दिया जाएगा, और सुधार की ज़रूरत होगी तो सुधार भी कर दिया जाएगा। यही रूल 7 हमारे यहाँ पे बात करता है। एग्जांपल वही मैंने एमपी वाला बताया कि एमपी का केस है, नॉर्मली इंग्लिश हिंदी बोली जाएगी एमपी में, एमपी के कोर्ट में। तो गवाह जनरली क्या होगा, इंग्लिश में हिंदी में देता गवाही, ठीक है। मान लीजिए उसने तमिल का था, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने तमिल वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तमिल का कोई तमिलनाडु का बंदा था, उसने तमिल में रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि कोर्ट ने इंग्लिश में रिकॉर्ड करने के बोला है तो उसने तमिल बोला, हमने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। तो अब उसको तमिल भाषा में ही समझाया जाएगा, सीधा इतना याद रखना, ठीक है। तो कोर्ट आदेश दे सकती है इंग्लिश में रिकॉर्ड करो, तो वही वाला मैटर है। अब एविडेंस को इंग्लिश में लिखा जाएगा, फिर गवाह को पढ़कर सुनाया जाएगा, यानी कि गवाह तमिल समझता था तो उसको तमिल भाषा में समझा दिया जाएगा, और साइन उसके ले लेंगे, और रूल 5 का पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली बात है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ईजी था, बहुत अच्छा रूल है, समझना बहुत जरूरी है बस, ठीक है। अगर पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक है। 18 का रूल 8 हमारे क्या बात करता है। रूल 8 ये कहता है कि जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा नहीं लिखा गया हो, यानी जब साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा नहीं लिया गया हो तब ज्ञापन, ठीक है। मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज। ये क्लियर नहीं होगा हेडिंग से, मैं बताता हूँ आगे। वन लाइनर क्या कह रहा है, वन लाइनर ये कहता है कि यदि न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य पूर्ण रूप से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो
वह प्रत्येक गवाह के बयान का सार मेमोरेंडम लिखकर हस्ताक्षर करेगा और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात यहाँ पे ये कही गई है कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड तो करता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं करता, उसको वो सार में लिखता है। समझ में आया? मतलब ये सब्सटेंट लिखता है वो, सिर्फ संक्षिप्त में, कंप्लीट एविडेंस वो नहीं लिख रहा है। समझो, मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है रूल का। रूल का ऑब्जेक्ट है कि जब किसी कारण से पूरा एविडेंस डिटेल में रिकॉर्ड करना संभव नहीं है, यानी कि जो जज है उसके पास किसी कारण से एविडेंस को पूरा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न से, तब वह गवाह के बयान का कम से कम सार को रिकॉर्ड किया जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, आप कंप्लीट नहीं लिख पा रहे उसके एविडेंस को, गवाह को, तो गवाह के जो गवाही उसने दी है उसके कम से कम सब्सटेंस सार ही लिख लो, वही काफ़ी है। ये रूल ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, जैसे कि समय की कमी है, हम कंप्लीट एविडेंस नहीं ले सकते सामने वाली पार्टी का, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मतलब कि स्टेनोग्राफर नहीं है, ऑडियो वीडियो की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, या फिर डिले अवॉइड करना, यानी कि डिले हो सकता है अगर हम पूरी गवाही रिकॉर्ड करेंगे सारे गवाहों की तो। ठीक है, कुछ मामलों में क्या होता है कि उतनी डिटेल ज़रूरी होती ही नहीं है, तो हम इतना ज़रूरी नहीं है तो हम उसका सार ले लेंगे एविडेंस गवाही का, सिर्फ मेन पॉइंट ही काफ़ी होगा। तो उस केसेस में भी हम कंप्लीट एविडेंस लिखने के बजाय उसका एक सब्सटेंट यानी कि सार जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझो रूल हमारा क्या कह रहा है। रूल यहाँ से स्टार्ट होता है कि जहाँ कहीं भी एविडेंस न्यायालय द्वारा स्वयं नहीं लिया गया है या उनके निर्देश से खुले न्यायालय में नहीं लिखवाया गया है, ना तो खुद ने लिखा है ना ही वो अपने ओपन कोर्ट में किसी के द्वारा लिखवाया है, उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो यानी कि ऑडियो वीडियो के द्वारा भी उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, यानी सीधा सीधा ये है कि प्रॉपर डिटेल्ड रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है उस गवाह की, यानी कि जो जज ने रिकॉर्डिंग की है, जो मेमोरेंडम बनाया है, वो क्या है, उसकी रिकॉर्ड कंप्लीट गवाही रिकॉर्ड नहीं की है, हमने सिर्फ सब्सटेंट उसका लिखा है, सार लिखा है सिर्फ। ठीक है, तब न्यायाधीश के लिए यह मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि या तो ना तो उसने खुद लिखा है एविडेंस, ना ही उसमें किसी डिक्टेट किया है कि सामने वाला कोई उसका पार्टी लिख सकते, वो बोलता जा रहा है कि ऐसा ऐसे लिखते जाओ, तो ऐसा कुछ निर्देश के अनुसार भी उसने ओपन कोर्ट में नहीं लिखवाया, और उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है, यानी कि उसके सामने ऑडियो वीडियो भी तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तब जज के लिए ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जैसे जैसे प्रत्येक गवाह की गवाही होती जाएगी, एग्जामिनेशन उसकी होती जाएगी, परीक्षा होती जाएगी, उसी समय गवाह के कथन का, यानी कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी गवाही दे रहा है, उसके कथन का सार लिखिएगा। कौन लिखेगा? जज लिखेगा। ठीक है, उसका सब्सटेंट आपको लिखना है। ठीक है, मतलब पूरे बयान का विवरण नहीं, बल्कि केवल मुख्य बिंदु आपको लिखनी होगी, यानी गवाह ने क्या कहा है उसको कम शब्दों में, मतलब ज़्यादा उसने बोला, हमको उसको कम शब्दों में लिखना है कि उसने क्या बोला है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है A to Z। ठीक है, बस उसका सार हमें समझ में आ जाए, बस उतना लिखना है। यह ज्ञापन, यानी कि जो वो लिख रहा है मजिस्ट्रेट, जज लिख रहा है, उसके ज्ञापन को लिखित रूप में लिखेगा, जो मेमोरेंडम होगा उसको लिखित में लिखेगा, उसके बाद न्यायाधीश अपने साइन कर देगा, और यह मेमोरेंडम बाद के अभिलेख का हिस्सा बन जाएगा। जो मेमोरेंडम है, जो केस है, उसके अभिलेख का हिस्सा बन जाएगा। आ गया समझ में? सीधा सीधा ये कह रहा है कि जब भी कोई एविडेंस है वो कंप्लीट एविडेंस नहीं लिख सकते हो, तो उस केसेस में आपको एक मेमोरेंडम बनाना होगा जिसमें आप सब्सटेंशियल एविडेंस लिखोगे, यानी कि सार बना के लिखोगे एविडेंस का। कंप्लीट गवाह नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, तो आप उसका सार लिख दो। जब मेमोरेंडम बन जाएगा उसके बाद आपको उसको साइन करने हैं, और वो साइन करने के बाद वो मेमोरेंडम होगा, वो क्या होगा, वाद का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अब मेमोरेंडम होता क्या है ये भी मैंने क्लियर लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेमोरेंडम का सामान्य अर्थ है कि किसी भी बात का संक्षिप्त लिखित सार, किसी भी बात का संक्षिप्त में लिखित सार, ब्रीफ व्हेन रिटन नॉट समरी, ब्रीफ रिटन नॉट या फिर समरी, मतलब कि बड़े शब्दों में उसको कम शब्दों में लिख देना। ठीक है, वही समरी वाला। गवाह के पूरे बयान का नहीं, बल्कि उन्हीं बिंदुओं का बल्कि उनके मुख्य बिंदुओं का लिखा जाना ज़रूरी होता है, वही सार होता है। एग्जाम्पल से मैं और क्लियर कर देता हूँ। गवाह ने एक लंबा बयान दिया, जज पूरा बयान नहीं लिख रहा, तो जज लिखेगा कि गवाह ने कहा कि उसने पैसे दे दिए थे और एग्रीमेंट मौजूद है, यही मेमोरेंडम है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो नहीं होगा भाई, बहुत ईजी है और इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
ठीक है, बस इतना समझ लो कि अगर पूरा एविडेंस आप नहीं लिख सकते हो तो उस केसेस में आपको क्या है, उस एविडेंस की गवाही का सार लिखना कंपलसरी होगा मेमोरेंडम के तौर पे। और जब वो मेमोरेंडम आप लिखोगे तो उस पर आपको साइन करने होंगे, और वो साइन करने के बाद जो मेमोरेंडम है गवाही का, वो क्या बनेगा, वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। रूल है हमारे यहाँ बात करता है कि कब साक्ष्य को इंग्लिश में लिखा जा सकता है। वीडियो आपको मेरे पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। वेन एविडेंस मे बी टेकन इन इंग्लिश, ठीक है। तो वन लाइन क्या कहता है, वन लाइन कहता है कि जब जहाँ सभी पक्षकारों को आपत्ति नहीं होती है वहाँ साक्ष्य को, एविडेंस को इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जा सकता है, भले ही न्यायालय की भाषा अंग्रेजी में नहीं हो, किसी और भाषा में हो, तब भी उसको इंग्लिश में लिखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट समझिए रूल का, कि ऑब्जेक्ट है कि फ्लेक्सिबिलिटी देना, कोर्ट को एक फ्लेक्सिबिलिटी देना है, अननेसेसरी ट्रांसलेशन को अवॉइड करना है, कन्वीनियंस को बढ़ाना है, अपीलेट कोर्ट को एक हेल्पफुल बनाना है, अपीलेट कोर्ट के लिए एक हेल्पफुल प्रोसेस बनाना है कि ताकि वो इंग्लिश में समझ सके, इंग्लिश में, क्योंकि हाई कोर्ट ज़्यादातर इंग्लिश में समझते हैं, तो उसके लिए एक इंग्लिश में बना के दे देंगे तो वो जल्दी मैटर सॉल्व हो जाएगा उसके लिए, तो उसको ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो सब रूल बन क्या कह रहा है, सब रूल बन यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोर्ट की भाषा इंग्लिश नहीं है, मान लीजिए कोई एमपी का कोई कोर्ट है, उसकी भाषा जनरली हिंदी होगी क्योंकि एमपी में हिंदी है, ठीक है। तो कोर्ट की भाषा इंग्लिश नहीं है, ठीक है, हिंदी है मान लो, लेकिन केस के सभी पार्टी या उनके वकील इस बात पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि गवाह का जो बयान है इंग्लिश में लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, तो कोर्ट उसको इंग्लिश में लिख लेगा, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो, ठीक है। तो जस्ट उस एविडेंस को इंग्लिश में लिख सकता है या फिर लिखवा सकता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी रूल 1 में। रूल 2 कह रहा है कि अगर गवाह ने अपना बयान इंग्लिश में नहीं दिया है, मान लीजिए उसने हिंदी में ही दे दिया, कोर्ट की भाषा में ही दे दिया, एमपी का कोर्ट था मान लो, तो उसने हिंदी में ही दे दिया, तब भी उसको इंग्लिश में लिखा जा सकता है। फिर भी सभी पार्टी या उनके प्लीडर इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, आपत्ति नहीं करते हैं कि उसे इंग्लिश में लिखा जाए, तो जज उस बयान को इंग्लिश में लिख सकता है या फिर लिखवा सकता है, ठीक है। चाहे तो वो किसी और भाषा में दे, तब भी कोर्ट उसको इंग्लिश में लिख सकता है, और अगर वो कोर्ट की भाषा में देता है तब भी उसको इंग्लिश, सीधे सीधा ऑब्जेक्ट ये है कि उसको इंग्लिश में लिखा जा सकता है। जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तब तक उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं हम, सीधी सीधी बात इतना याद रखना है, कुछ याद रखना यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, नोट में मैंने पहले ही डाल दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है पार्टी, तो एविडेंस को कोर्ट इंग्लिश में लिख सकती है, सीधे सीधा अलाउ करता है रूल 9 किसी भी कोर्ट को। यहाँ पर रूल 9 कोर्ट को पावर देता है कि आप इंग्लिश में रिकॉर्ड कर सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो, ना ही कोई पार्टी और ना ही कोई वकील, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी कि सब रूल 1 के लिए एक एग्जाम्पल है और सब रूल 2 के लिए 2 एग्जाम्पल है। सब रूल 1 के लिए पहले क्या है कि कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी, एमपी का कोई कोर्ट है, गवाह ने इंग्लिश में बोलता है, तो पार्टी डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने के बजाय, क्योंकि पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, अगर ऑब्जेक्शन करती तो हम हिंदी में रिकॉर्ड कर लेते, ठीक है, पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो हमने उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लिया, ताकि जो हाई कोर्ट होगा, अपीलेट कोर्ट होगा, उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सब रूल 2 क्या करें, सब रूल 2 का एग्जाम्पल है, वो कहता है कि गवाह ने हिंदी में बोल दिया, मान लीजिए गवाह ने गवाही जो है हिंदी में दे दी, पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब जज ने उठा के उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड कर दिया, खत्म बात, ताकि वो हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि जज को ट्राई करना है कि जहाँ तक अपील हो सकती है उस मैटर की, तो वहाँ आपको इंग्लिश में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो रूल 9 सिर्फ इतना ही कहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है। ऑर्डर 18 का रूल 10 कह रहा है कि किसी विशेष प्रश्न और उत्तर को अलग से लिखा जा सकता है, यानी कि एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर मे बी टेकन डाउन, ठीक है। तो सबसे पहले हम वन लाइनर को समझेंगे कि वन लाइनर से हमारा क्लियर हो जाएगा कि रूल 10 हमारा एक्चुअली में किस बारे में बात करता है। विशेष कारण होने पर न्यायालय किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, उस पर की गई आपत्तियों को अलग से रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो। सबसे हम समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रूल 10 का है, हालांकि ऑब्जेक्ट है क्या, क्यों बनाया गया है, वो क्लियर करते हैं पहले। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर और उन पर की गई आपत्तियाँ स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड में रहे, ताकि मामले के निर्णय और अपील में कोई भी भ्रम आगे चल के ना हो, ठीक है। अब समझते हैं रूल हमारा क्या कह रहा है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई खास सवाल जवाब या फिर उस सवाल जवाब पर की गई कोई भी आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, तो उसे अलग से रिकॉर्ड किया जा सकता है, कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है, ठीक है। रूल 10 आपको देता है। आगे समझते हैं कि यह कोर्ट खुद भी कर सकता है, यानी कि कोर्ट ये रिकॉर्ड करना चाहे तो वो खुद भी कर सकता है, या फिर किसी पार्टी के आवेदन पर, किसी पार्टी या फिर वकील के कहने पर भी ऐसा किया जा सकता है।
लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई विशेष कारण लगता हो, यानी कि कोई एक स्पेशल रीज़न होगा, तभी ऐसा किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझो कि ये रूल है एक्चुअली में बात क्या कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि आइडेंटिटी केस है कोई, उसमें ऑब्जेक्शन भी है साथ में। ठीक है, मैंने क्लियरली लिख दिया। क्वेश्चन है हमारा कि केस है, चोरी का मामला है, गवाह से पूछा गया है कि क्या आपने आरोपी को घटनास्थल पर देखा था, और जो आरोपी है वो बोलता है हाँ मैंने उसे देखा था। ठीक है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केस की पहचान पर आधारित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोर्ट कहेगी इस क्वेश्चन और आंसर को अलग से रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ये आगे चल के इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इसके लिए इसको अलग से लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो उसको अलग से रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब इसकी ऑब्जेक्शन की बात भी यहाँ पर की गई है। समझो कि वकील कहता है यह सवाल लीडिंग है, गवाह को दिशा दे रहा है, इसलिए इसे नहीं पूछा जाना चाहिए। कोर्ट इस ऑब्जेक्शन को भी अलग से रिकॉर्ड कर सकती है कि क्वेश्चन आंसर तो वो रिकॉर्ड कर ही सकती है, और उस पर उठाए गए ऑब्जेक्शन को भी कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, नोट हम मैंने एक डाला है ताकि कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहे कि जिस स्पेसिफिक प्रश्न को कोर्ट अलग से रिकॉर्ड करती है केवल उसी से संबंधित ऑब्जेक्शन भी दर्ज किया जाता है, अन्य प्रश्नों के ऑब्जेक्शन को नहीं। इसका एग्जाम्पल मैंने डाल दिया कि आपको ये नोट ताकि क्लियर हो जाए कि मान लो कुल 10 क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। कोर्ट ने कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से रिकॉर्ड करो। ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, 10 में से क्वेश्चन नंबर 3 को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर, प्रश्न और आंसर हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब क्वेश्चन 3 पर जो ऑब्जेक्शन हुआ है वह भी रिकॉर्ड किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अलाउ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर और भी जो भी क्वेश्चन है, किसी और सवाल का ऑब्जेक्शन यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन था जो आंसर था उनसे रिलेटेड ही अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया है तो उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ऑर्डर 18 का रूल 11 हमारे क्या बात करता है, ये बात करता है कि आपत्ति होने के बावजूद भी अगर कोई प्रश्न कोर्ट में पूछे गए हैं तो उस केसेस में क्या होगा। समझिए, वन लाइनर से पहले मैं क्लियर करता हूँ कि जब किसी प्रश्न पर आपत्ति होने के बावजूद भी कोर्ट उसे पूछने की अनुमति दे देता है तो वे प्रश्न, उनके उत्तर, उन पर की गई आपत्तियाँ, यहाँ पर आपत्ति करने वाली पार्टी का नाम और न्यायालय का निर्णय रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना याद रखना है। ठीक है, और डिटेल में समझिए। ऑब्जेक्ट समझते हैं पहले, रूल का ऑब्जेक्ट भैया क्या है, क्या फायदा है इस बनाने का रूल का। इस रूल का ऑब्जेक्ट है भाई ट्रांसपेरेंसी बनी रहे पार्टियों के बीच में, कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है उसके बीच में, अपीलेट कोर्ट को देख सके कि क्या हुआ था। अपीलेट कोर्ट भी तो पता नहीं चलनी चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के टाइम पर हुआ था क्या था एक्चुअली में, तो इसलिए इस चीज़ को अपीलेट कोर्ट को भी पता चल सके, इसलिए इन चीज़ों को रिकॉर्ड में होना ज़रूरी होता है, फेयरनेस सुनिश्चित हो सके। अब चलते हैं अपने रूल पर। रूल हमारा एक्चुअली क्या कह रहा है, अगर गवाह से कोई प्रश्न पूछा गया है, यानी कि गवाह से कोई सवाल पूछा गया है, उस पर किसी पार्टी या फिर उसके वकील, ठीक है, गवाह से यानी कि गवाह से कोई सवाल पूछा गया है और उस पर कोई पार्टी या फिर पार्टी का कोई वकील हो सकता है, उसने कोई ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया है, यानी कि उनके ऑब्जेक्शन को डिनाई कर दिया और क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ कर दिया कि यह सवाल आप पूछ सकते हो, तब क्या होगा, तब कोर्ट क्या करेगी, यानी कि जो जज होगा उन सब रिकॉर्ड करना होगा, उसको यह सब रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि वो एक क्वेश्चन क्या था भाई जो पूछा गया था, उस पर जो आंसर मिला वो आंसर क्या था, यानी कि जो ऑब्जेक्शन किया गया वो ऑब्जेक्शन क्या था, ये भी आपको मेंशन करना होगा, और ऑब्जेक्शन करने वाली पार्टी कौन थी एक्चुअली में वो भी आपको मेंशन करना होगा अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, अब कोर्ट का डिसीजन क्या है, यानी कि कोर्ट ने ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया या नहीं किया, तो ये सब भी आपको लिखना होगा रिकॉर्ड में, ताकि अपीलेट कोर्ट के टाइम पे जब अपील में जाएगा केस तो उस समय पे ये सब निर्णय देखे जा सके कि भाई किसने ऑब्जेक्शन हुआ था, किस क्वेश्चन पे वो ऑब्जेक्शन हुआ था, तो ये सब भी देखा जा सके। अब एग्जाम्पल समझ लो। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि क्या आरोपी पहले भी चोरी कर चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कोर्ट में, क्या आरोपी पहले भी चोरी कर चुका है। वकील बोलता है नो, वकील बोलता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह इरेलेवेंट है। कोर्ट बोलता है ऑब्जेक्शन रिजेक्ट होता है आपका और यह क्वेश्चन अलाउ है, यानी कि आपका रिजेक्शन जो आपने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उठाया है वो हम आपको उसको रिजेक्ट करते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करते हैं। तब अब रिकॉर्ड में क्या आएगा, रिकॉर्ड में भाई वही क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने जस्ट अभी बताया है, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, उसका ऑब्जेक्शन जो उठाया गया था वो ऑब्जेक्शन आएगा, और ऑब्जेक्शन करने वाली पार्टी कौन थी उसका नाम आएगा, और कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा कि कोर्ट ने अलाउ किया था कि आपको डिनाई कर दिया था।
तो ये भी सब चीज़ मेंशन करनी होगी आपको अपने केसेस में, ठीक है। तो जब चलते हैं हम रूल 12 पे। रूल 12 हमारे किस बारे में बात करता है? रूल 12 कहता है कि गवाह के व्यवहार, भाव भंगी, यानी कि व्यवहार, जब आप डायरेक्ट देखोगे तो उसमें व्यवहार शब्द नहीं दिया गया है, उसमें भाव भंगी दिया है। भाव भंगी होता है मतलब कि हाव भाव क्या थे भाई उस टाइम पे जब उसने गवाही दी थी, तो उसी को इसलिए मैंने इसको डाल दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो गवाह के व्यवहार पर टिप्पणी कोर्ट कर सकता है। वन लाइनर से क्लियर हो जाएगा कि न्यायालय गवाह के परीक्षण के दौरान उसके व्यवहार, इसको डीमनर कहा जाता है इंग्लिश में, पर आवश्यक समझे तो टिप्पणी करके रिकॉर्ड कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है ये रूल का? रूल का ऑब्जेक्ट है कि कोर्ट गवाह की विश्वसनीयता को समझने में मदद मिलती है कि इन चीज़ों को लिखने से अपीलाट कोर्ट को इसकी गहरी समझ मिल सके, सच्चाई परखने के लिए भी एक सहायता करता है, ठीक है। रूल 12 हमारा। अब इसके रूल 12 को समझते हैं। जब गवाह कोर्ट में बयान दे रहा होता है तो कोर्ट उसके व्यवहार को, डीमनर को देखकर उस पर आवश्यक समझे तो रिमार्क यानी कि टिप्पणी लिख सकती है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन उठेगा कि भैया डीमनर होता क्या है? डीमनर गवाह का व्यवहार होता है, जैसे कि हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या थे, वो गवाही देते टाइम झिझक रहा था या फिर डर रहा था, उसमें किस स्तर का विश्वास था, आत्मविश्वास कैसा था उस व्यक्ति का जो गवाही दे रहा था, क्या वो घबरा रहा था, क्या वो झूठ बोलने जैसा व्यवहार उसका लग रहा था। तो ये सब होता है डीमनर यानी कि भावभंगी उसकी। ये जब भी कोई गवाही दे रहा होगा तो हम उसके बारे में इन चीज़ों को ज़रूर लिखेंगे ताकि ये अपील के टाइम पे ये क्लियर हो सके कि भाई इस व्यक्ति ने गवाही दी थी तो उस टाइम पे तो ये डर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियर पढ़ लिया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ये लिखा था। तो इस चीज़ लिए इन चीज़ों को लिखा जाता है ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर उसमें कोई भी वीक पॉइंट होगा तो वो आगे चल के डिसाइड हो सकता है क्लियरली। अब एग्जाम्पल से समझो कि गवाह बार बार नजर चुरा रहा है, हिचकिचा रहा है, सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट उनको लिख सकती है, गवाह उत्तर देते समय हिचकिचा हुआ प्रतीत हुआ था हमें, तो ये सब कोर्ट लिख सकता है। नोट में मैंने एक चीज़ डाली है कि कोर्ट सिर्फ शब्द ही नहीं लिखता भाई, यानी कि जो बोला गया है वो ही नहीं लिखना कोर्ट को, कोर्ट गवाह के व्यवहार को भी लिख सकती है। समझ में आ गया? इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रूल 11 रूल 12 में तो आप कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा जल्दी से जल्दी। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी हो तो मेरे को कमेंट करिए, मैं उसको जवाब जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगा। ऑर्डर 18 का रूल 13 जो बात करता है कि जहाँ अपील नहीं होती है वहाँ साक्ष्य का लिखना, किस रूप में लिखना? एक ज्ञापन के तौर पे लिखना, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे अपील होती ही नहीं है उन केसेस में हमें डिटेल में एविडेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम वहाँ पे क्या है शॉर्ट में या फिर उनका एविडेंस का सार लिख सकते हैं, सब्सटेंस लिख सकते हैं। उसके लिए ये रूल बात करता है। इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझते हैं क्या कह रहा है। रूल 13 कह रहा है जहाँ अपील नहीं होती है वहाँ साक्ष्य का लिखना, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस, ठीक है। तो वन लाइनर हमारा क्या कहता है? वन लाइनर कहता है जहाँ अपील की अनुमति नहीं होती है वहाँ गवाह के साक्ष्य का विस्तृत लेखा जोखा आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उसका सार लिखना रिकॉर्ड के लिए काफ़ी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझिए कि रूल 13 का ऑब्जेक्ट हमारे किस बारे में बात करता है? ये कहता है कि टाइम बचाने की बात करता है ऑब्जेक्ट इसका रूल का। अननेसेसरी डिटेल्ड एविडेंस को लिखने के लिए अवॉइड करता है कि उनको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल केसेस में क्विक डिस्पोजल हो जाए इसके लिए भी बात करता है। अब रूल समझिए। रूल कहता है कि जिन मामलों में अपील की अनुमति नहीं होती है, यानी कि जिनकी अपील होती ही नहीं है उन मैटर में, उनमें वहाँ में गवाह का जो एविडेंस है डिटेल में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जज के लिए ये रूल बना है कि तब आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होगा? जज क्या करेगा? जैसे जैसे ही गवाह की पूछताछ यानी कि एग्जामिनेशन उनके होते जाते हैं वैसे वैसे जज उनका सार सब्सटेंस लिखेगा। अब सब्सटेंस क्या होता है? गवाह के ने जो पूरा बयान दिया है उसमें सिर्फ मुख्य बातें और ज़रूरी बातें ही लिखना, अन्यथा फालतू की बातें लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ सब्सटेंस लिखा जाएगा, ठीक है। सार लिखना है आपको, और वो जज बोल कर टाइप करा सकता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो की तरह इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दर्ज किया जा सकता है इस तरीके का मेमोरेंडम। और यह ज्ञापन जो हमने रिकॉर्ड किया है संक्षिप्त में वो मेमोरेंडम जज के द्वारा साइन किया जाएगा या फिर ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और यह जो मेमोरेंडम होगा वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने कुछ नोट डाले हैं वो भी देखिए।
नोट पहला कह रहा है कि मेमोरेंडम एक्चुअली में क्या होता है, मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, मेमोरेंडम गवाह के कथन का संक्षिप्त में सार होता है, यानी कि पूरे बयान का एक छोटा सा रूप होता है जिसमें केवल मुख्य बातें दर्ज की जाती हैं। कितना क्लियर हो गया मेमोरेंडम क्या हो गया। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेट। ये नहीं हुआ होगा क्लियर क्योंकि साइन तो समझ में आता है। अब ऑथेंटिकेट क्या होता है, मतलब कि हस्ताक्षर कर देना, या फिर जो जज है उसको अपनी सील लगा देगा, या फिर अन्य आधिकारिक चिन्ह लगा देना, एक सीधा सीधा उस तरह एक सर्टिफाइड करके लिख देना। जज लिख सकता है कि ये कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड है, या फिर कुछ भी लिख सकता है ताकि ये पता चल जाए, ये प्रमाणित हो जाए कि दस्तावेज सही और अधिकृत है, ऑथोराइज है। ठीक है, अब नोट हमारा क्या कह रहा है कि अपील नहीं है तो क्या है, डिटेल्ड एविडेंस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है अगर अपील नहीं होती है तो। ठीक है, हम क्या करेंगे, समरी यानी कि मेमोरेंडम ही काफ़ी होगा, समरी लिख सकते हो उतना काफ़ी है। अब एग्जांपल भी समझ लो, छोटा सा केस है आपका जहाँ अपील हो नहीं सकती। गवाह बोलता है मैंने पैसे दिए थे, जज बोलता है ठीक है भाई, गवाह ने बोला कि उसने पैसे दिए थे, बस इतना लिखना काफ़ी होगा। ठीक है, फालतू की झंझट नहीं पालनी है, सीधी सीधी बात, ये रूल बात करता है। ठीक है, अगर अपील होनी ही नहीं उसके केस में तो हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट लगता है सब्सटेंस है वो लिख लिया जाएगा। ऑर्डर 18 का रूल 14 हमारा एक्चुअल में रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम रूल 15 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रूल 15 हमारा बात करता है कि दूसरे न्यायाधीश द्वारा लिए गए साक्ष्य से निपटने की पावर यहाँ पे बात करता है। ये क्लियर नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको वन लाइनर से क्लियर करता हूँ ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। वन लाइनर क्या कहता है कि यदि पूर्व न्यायाधीश यानी कि पिछले किसी न्यायाधीश ने किसी कारणवश से वाद पूरा नहीं कर पाता, यानी कि जो केस है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाता है, तो उत्तराधिकारी यानी उस जज का कोई सक्सेसर आता है, यानी कि उस जज के हटने के बाद कोई नया जज आता है, तो वो पूर्व में लिए गए साक्ष्य को यानी कि पिछले वाले जज के द्वारा लिए गए एविडेंस को मानकर सही उसी चरण से केस को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा जहाँ पे पिछले वाले ने छोड़ा था। इसको डिटेल में समझो क्या है। सबसे पहले रूल का ऑब्जेक्ट क्या है। रूल का ऑब्जेक्ट कहता है कि यहाँ पर सीधा सीधा हमें टाइम बचाना है, दोबारा एविडेंस लेने से बचना है और स्पीडी ट्रायल को जारी रखना है। ठीक है, अब सब रूल 1 हमारा क्लियर कहता है, सब रूल 1 हमारा यहाँ पे कहता है कि अगर कोई जज है केस को पूरा करने से पहले ही मर जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर किसी कारणवश से वो उस केस को पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, तो जो नया जज है सक्सेसर है, पहले वाले जज द्वारा लिए गए जितने भी एविडेंस होंगे या फिर जितने भी मेमोरेंडम होंगे उनको ऐसे मान के आगे बढ़ेगा जैसे उसने खुद वो एविडेंस लिए हो नए वाले जज ने। भले ही वो एविडेंस या फिर मेमोरेंडम पिछले वाले जज यहाँ पे जो मर गया है या फिर जिसका ट्रांसफ़र हो चुका है उस जज ने लिया था, तो भले ही उसने लिया हो, लेकिन अगर इस टाइम पे आप हो तो उसको इसी तरह माना जाएगा जैसे आपने खुद वो एविडेंस या फिर ऐसा मेमोरेंडम लिया होगा, और केस को आगे वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ से पिछले वाले जज ने छोड़ा था। ये सीधा सीधा टाइम बचाना है भाई, दोबारा टाइम वेस्ट क्यों करना है, जब जो यहाँ पर छोड़ा गया तो वहीं से स्टार्ट कर दो, खत्म बात हो गई। जहाँ पहले वाले जज ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मतलब क्या है, एक बार और मैंने क्लियर लिख दिया सिंपल सा, नया जज को सब कुछ फिर से शुरू करना नहीं पड़ेगा, वही एविडेंस वैलिड रहेगा जो पिछले वाले जज ने लिखा था। एग्जाम्पल से और क्लियर समझ लो ताकि और डाउट नहीं बचे बिल्कुल भी। जज ए ने 3 गवाहों की गवाही ले ली है, फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया है या फिर मर गया है, तो जो नया जज आता है, जज बी आता है, ठीक है, उन गवाहों के जो पिछले वाले जज ने लिए थे उसकी जो गवाही है वो वैलिड रहेगी। फिर अगर उसको फर्दर आगे किसी एविडेंस को लेने की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए 4th गवाह आ जाता है, तो केस वहीं 4th गवाह से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से उसने छोड़ा था। ठीक है, तो वो सिंपल सा ये है कि अगर कोई केस यहाँ तक आ चुका है और इस पॉइंट पर जज की डेथ हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसी कारण से, और यहाँ से फिर एक नया जज स्टार्ट हो जाता है, तो जहाँ पर छोड़ा गया था वहीं से नया जज स्टार्ट करेगा। ये नहीं है कि भाई पूरा ए से स्टार्ट करेगा, ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, क्लियरली मना कर दिया है रूल। कौन सा रूल है, 15। ठीक है, सब रूल 2 समझिए। सब रूल 2 क्या कह रहा है, सब रूल 2 कहता है कि अगर केस सेक्शन 24 CPC के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि जो केस है वो सेक्शन 24 के तहत ट्रांसफ़र हुआ है, तो भी वही रूल अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि जो नया कोर्ट है पुराने एविडेंस को मानकर आगे बढ़ेगा, जैसे उसने खुद ही वो एविडेंस लिया हो या फिर खुद ही वो मेमोरेंडम लिया हो, वहीं से स्टार्ट कर देगा। दोबारा वापस से हम पूरा पिछला ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। सेक्शन 24 क्या कह रहा है, जो वो बात करता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पे पावर दी गई है कि वो केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 24 पढ़ लेना, थोड़ा रेफरेंस हो जाएगा आपको, मैंने थोड़ा रेफरेंस पर लिख दिया कि एक्चुअल में है क्या 24 में। ठीक है, नोट हमारा कहता है कि ट्रांसफ़र होने के
होने पर भी पुराना एविडेंस वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर भले ही ट्रांसफ़र हो जाए, मर जाए कोई जज, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो एविडेंस लिए जा चुके हैं उनको वेस्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर बने रहेंगे और नया कोर्ट आएगा यानी कि नया फिर जो जज आएगा उसको वहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। यही हमारा रूल 15 यहाँ पे बात करता है। रूल 16 हमारे क्लियरली कहता है कि गवाह की तुरंत गवाही दर्ज करने की पावर यहाँ पर कोर्ट के पास दी गई है कि अगर किसी केसेस में किसी गवाह की गवाही को तुरंत में या फिर अर्जेंट में रिकॉर्ड करना पड़ सकता है तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में ये प्रोसेस बताता है कि कब कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बारे में एक रूल 16 हमारा बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो वल्ला हमारा कहता है कि यदि किसी गवाह की उपस्थिति, यदि कोई गवाह उपलब्ध नहीं रहने वाला, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई गवाह है जो उपलब्ध नहीं है, यानी कि फ्यूचर में अवेलेबल नहीं हो पाएगा या फिर किसी अन्य कारण से, ठीक है, तो न्यायालय उसकी गवाही को तुरंत लेकर उसको सुरक्षित कर सकता है, यानी कि तुरंत उसकी गवाही को दर्ज करके एक सेफ तरीके से रख सकता है ताकि फ्यूचर में उसको काम लिया जा सके। इसका ऑब्जेक्ट समझो कि रूल 16 का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। महत्वपूर्ण गवाह की गवाही को सुरक्षित रखना, न्याय में देरी होने से रोकना, ठीक है, नुकसानी से बचाना। अब समझते हैं रूल का सब रूल बन क्या कह रहा है। सब रूल बन कहता है कि कब तुरंत गवाही को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। यदि कोई गवाह कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन छोड़कर जाने वाला है, मान लीजिए वो शहर में रहता है, भोपाल शहर में, तो आप खुद को लगता है कि या फिर कोई पार्टी बोल देती है कि सर वो गवाह है जो जाने वाला है, उसकी गवाही को दर्ज कर लीजिए, या फिर वो खुद ही आ जाता है कि भाई मेरी गवाही दर्ज कर लो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तमिलनाडु जा रहा हूँ या फिर आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ या फिर विदेश जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो वो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन छोड़ के जाने वाला है तब, या फिर कोई अन्य पर्याप्त कारण, जैसे कोई बीमार होने वाला है, उसको लग रहा है कि मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, आपकी गवाही नहीं दे पाऊंगा, या फिर कोई पार्टी बोलती है सर उसको जल्दी बुला लो, वो मर जाएगा, वो बीमार पड़ा है, तो उस केसेस में उनकी गवाहियों को अर्जेंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट किसी भी पार्टी के द्वारा, ठीक है, कोई भी पार्टी, यहाँ प्लेंटिफ तरह आ जाए या फिर डिफेंडेंट आ जाए, कि बोल देता है भाई वो उस गवाह को बुला लो, वो मरने वाला है, वो गवाह है, वो भागने वाला है, उसको बुला लो। तो इस तरह से कोई भी पार्टी आवेदन दे सकती है, या फिर स्वयं गवाह भी आ सकता है, भाई मैं जा रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड करना है तो ले लो, मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरा टिकट है, मैं ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, तो अभी मेरी गवाही ले लो। तो यहाँ पर खुद पार्टी आ सकती है और यहाँ फिर गवाह खुद आ सकता है, आवेदन कर सकता है कि मेरी गवाही ले लो, ठीक है। सूट दायर होने के बाद किसी भी समय, जैसे ही सूट फाइल हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आ जाओ आप, कोई रोक टोक नहीं, यहाँ पे क्लियरली अलाउ किया है, किसी भी समय आ जाना, केस फाइल हो जाए बस, ठीक है। उस गवाही की गवाही को तुरंत ले सकता है कोर्ट, यानी कि उस गवाह की गवाही को तुरंत रिकॉर्ड कर सकता है। क्या कंडीशन थी देख लिया, शहर से बाहर जाने वाला हो, सॉरी जुडिक्शन से बाहर जाने वाला हो, यहाँ पर कोई और पर्याप्त कारण हो सकता है, पार्टी कहे या फिर गवाह खुद ही आ जाए आवेदन कर दे, तो उसकी गवाही रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पर फॉर्मेलिटी क्या अपनानी है, वो सेक्शन सब रूल 2 बात करता है। नोटिस, यदि गवाही तुरंत नहीं ली जा रही है, मान लीजिए आज नहीं ले सकते गवाही, आज नहीं ले पा रहे, कोर्ट कहता है 5 तारीख को ले लेंगे, ठीक है, मतलब आज नहीं ली जा रही गवाही, पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं ली जा रही है, यानी कि दोनों केसेस हैं, यदि आज नहीं ली जा रही या फिर पार्टी उपस्थित नहीं है, तो कोर्ट कह सकता है चलो 5 तारीख को दोनों पार्टियों को बुला लेंगे, उस टाइम पर रिकॉर्ड कर लेंगे गवाही, ठीक है। तो कोर्ट ने बोली ठीक है, तब तक तो तुम रुके हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है, तब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कोर्ट पक्षकारों को उस दिन की सूचना देगी, कंपलसरी देगी, ठीक है, उस दिन की सूचना देगी, यानी कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को आ जाना या फिर 5 मई को आ जाना, 5 जून को आ जाना, जो डेट होगी नियरेस्ट डेट, मतलब जब तक वो पार्टी है तो उस दिन की डेट देगी, सामने वाली पार्टियों को बुला लेगी, दोनों पार्टियों को, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, कि उस दिन गवाह की गवाही को दर्ज करना है, आप जल्दी आ जाना उस टाइम, ठीक है। तो उस तरीके से नोटिस करके सामने वाली पार्टियों को बुला लेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा उठता है, मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख लिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। जनरली क्या होगा, सामान्य न्यायालय यह प्रयास करेगी कि सभी पार्टी हाजिर रहें जो गवाही रिकॉर्ड करते टाइम, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है कि पार्टियों को बुलाया नहीं जा सकता, तो न्यायालय गवाह की गवाही को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन अनुपस्थित पक्षकार को बाद में, मान लीजिए आज तो नहीं हो पाया, बाद में उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर आपको देना होगा। ये नेचुरल जस्टिस, नेचुरल प्रिंसिपल का रूल है भाई, कि बिना सुने किसी पार्टी को नहीं मौका नहीं दिया जा सकता, मौका देने के बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार आपको देना पड़ेगा। अगर आपने उसकी गैर मौजूदगी में, पार्टी की गैर मौजूदगी में कोई गवाह ले लिया है, तो उसके बाद में उसको मौका देना पड़ेगा, वो उसको क्रॉस कर सके, ठीक है, गवाह को। अब सब रूल 3 समझो। सब रूल 3 क्या कह रहा है कि गवाह की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जो गवाही ली गई है,
जो गवाह ने गवाही दी है उस गवाही को उसे पढ़कर सुनाया जाएगा जो गवाह ने उसने दिया है। जनरली मैं अभी बताता चला रहा हूँ ऑर्डर 18 में क्लियरली कि जो गवाह देता है गवाही देता है उसको पढ़ के सुनाई जाता है, ठीक है, और उस पर वो साइन करेगा। अगर उसमें कोई गलती होती है तो कोर्ट में उसको सुधार कर सकता है जज, और उसके बाद जज खुद साइन कर देगा और वो जो गवाही है वो आगे केस की सुनवाई में उपयोग की जा सकती है। ये हमारा रूल 3A सब रूल 3A सब रूल 3 बात करता है, ठीक है। नोट हमारा क्लियरली मैंने सिंपल सा है कि गवाह बाद में अनअवेलेबल हो सकता है, इसलिए उसकी गवाही को पहले ही सुरक्षित करके रख लिया जाए, इसलिए ये रूल बनाया गया है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे बहुत ईजी था और मैंने बहुत ईजी करके ही लिखा है ताकि आप लोगों की एक बार में क्लियर हो जाए। रूल 17 एक्चुअल में क्या बात करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, कोई कंजूसी मत किया करो। और एक मैं क्वेश्चन आज बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं ब्लर क्यों करता हूँ। आजकल क्या है, मैं इस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा हूँ कि भाई लोग स्क्रीनशॉट लेके निकल जाते हैं। तो भाई मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अपना चैनल को लिए कि कम से कम पूरी वीडियो तो देखिए, तो ऐसा इसको रोकने के लिए मैं ब्लर कर देता हूँ ताकि कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, उनकी कोई यूज़लेस हो जाएगा स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूँ। उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं जितना पढ़ाता जाता हूँ उसके बाद वो अनब्लर करता जाता हूँ, ठीक है। तो उस पर माइंड मत करना। अगर आपको कुछ उस पर कोई कंप्लेंट टाइप की है तो भाई मेरे को बताना, तो मैं उस पर कोई और सॉल्यूशन लाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपना रूल 17 क्या बात करता है। रूल 17 क्लियर कहता है कि न्यायालय गवाह को फिर से बुलाकर पूछताछ कर सकती है। यहाँ पर कोर्ट के पास पावर दी गई है कि कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन द विटनेस, ठीक है। यानी कि जो विटनेस थे जिनकी गवाही पहले रिकॉर्ड हो चुकी है उनको दोबारा बुलाने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है रूल 17 में। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वल्ला ने समझो, पहले वल्ला ने क्या कहता है कि न्यायालय किसी भी चरण में, पहले क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है किसी भी स्टेज पे, ठीक है, जो ओटी वाला क्वेश्चन होता है भाई यहाँ से बन सकता है कि किस चरण में आप जो रिकॉल कर सकते हो विटनेस को। तो यहाँ पे किसी भी चरण में, ठीक है, इतना याद रखना है। किसी भी चरण में पहले से एग्जामिन किए गए गवाह को पुनः बुलाकर उसको पूछताछ कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है रूल 17 में, बहुत याद रखना है इसको। ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट क्या है रूल 17 का, सच्चाई का पता करना भाई, एक्चुअल में मैटर क्या है उसका पता करना, किसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करना, जस्टिस को इंश्योर करना। तो ये सब इसके ऑब्जेक्ट है भाई। थोड़ा मैं एकदम माइंड डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा कि मैटर क्या बात कर रहा है, ठीक है। अब शुरू करते हैं रूल 17। कोर्ट के पास पावर है कि वह किसी भी स्टेज पर, यानी कि किसी भी स्टेज पर आपका कुछ सूट चल रहा हो, आप पहले से एग्जामिन हो चुके गवाह को फिर से बुलाकर, यानी कि उसको रिकॉल कर सकते हैं और उससे दोबारा पूछताछ कर सकते हो जो आप पहले कर सके थे। कुछ छूट गया मान लीजिए तो उसको रिकॉल करने की पावर यहाँ पर रूल 17 में दी गई है कोर्ट के पास। कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उस गवाह से अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी सवाल पूछ सकती है। सीधा सीधा ये पावर देता है कोर्ट को कि भाई तुम एक गवाह, एक बार उसकी गवाही हो चुकी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकल लेगा, हम उसको दोबारा बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं ऑर्डर 18 के रूल 17 में, ठीक है। लेकिन, ठीक है, एक तरह का लेकिन समझिए कि मतलब यहाँ पे जितनी भी, यह सब एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार होगा, यानी कि जो BSA है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें बताए गए हैं उनके अनुसार ही आपको ये कार्रवाइयाँ करनी होंगी। रिकॉल तो भले ही आपने कर लिया, लेकिन जो विटनेस से गवाही पूछते टाइम जो सावधानियाँ बरतनी हैं क्या क्या है वो सब आपको जो एविडेंस में लिखा है उसी तरह करना पड़ेगा। ये नहीं कि रिकॉल कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ आप उसको जो नियम है उसको भूल जाओगे। जैसे कि वो रिलेवेंट प्रश्न ही पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस के कुछ नियम होंगे वो भी लागू हो जाएंगे जो BSA हम पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आवश्यकता होने पर सीमित रूप से क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर यहाँ पर दी गई है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हो रिकॉल के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। अपमानजनक क्वेश्चन, यानी कि अपमानजनक क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो, प्रिविलेज क्वेश्चन भी आप नहीं पूछ सकते। तो जो नियम जो एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं वही नियम यहाँ पे भी फॉलो किए जाएंगे। ये नहीं है कि रिकॉल हो रहा है तो ये सब अनफॉलो कर दोगे आप, ठीक है। अब समझिए एग्जाम्पल, गवाह पहले बोल चुका है, यानी कि जो गवाही दे चुका है, बाद में जज को डाउट हुआ है कि तुमने एग्जैक्ट समय नहीं बताया भाई क्या था, तो कोर्ट उसे फिर से बुला सकती है और पूछ सकती है कि भैया घटना कितने बजे हुई थी ये हमें बता दो एक बार फिर से। तो इसलिए रिकॉल करने की पावर यहाँ पर कोर्ट के पास दी गई है रूल 17 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ मैंने लिख दी हैं, जैसे कि यह पावर कोर्ट के पास स्यूमोटो पावर है, यहाँ पर पार्टी का कोई भी रोल नहीं है कि पार्टी कोई यहाँ पे बुलाने का पावर यहाँ पर पार्टी को कोई नहीं है, ठीक है। पार्टी का रोल ही नहीं है, खत्म बात, ठीक है। पार्टी मिसयूज़ नहीं कर सकती, क्लियर बात है। अब ये रूल 17 क्लियर होता है। 17A भी था वो अब सारा रिफील्ड हो चुका है तो उस पर डिस्कस करने का कोई मोटिव यहाँ पर नहीं निकलता है,
कोई कन्फ्यूज़न हो मेरे को पूछ लीजिएगा भाई आप। रूल 18 कह रहा है कि न्यायालय की निरीक्षण करने की पावर, यहाँ पर कोर्ट के पास पावर दी गई है कि वो किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वलनायर क्या कह रहा है। वलनायर कहता है कि न्यायालय किसी भी चरण पर, यहाँ पे किसी भी स्टेज पे, इसको याद रखना है, ओटी में पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी भी चरण में विवादित संपत्ति या वस्तु जो भी आपके मैटर से विवादित होगी, या कोई वस्तु सब्जेक्ट मैटर है या फिर कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, तो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है कोर्ट, ठीक है, उसका निरीक्षण कर सकती है। और देखी गई चीज़, ठीक है, देखी गई सुसंगत बातों का मेमोरेंडम बनाकर उसे अभिलेख का भाग बना सकती है। इतना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट समझिए, रूल 18 का ऑब्जेक्ट क्या है कि सच्चाई को प्रत्यक्ष देखना, एकदम डायरेक्ट देखना भाई, क्लियरली क्या है, एक्चुअल में मैटर क्या है, एविडेंस को बेहतर बनाना और न्याय में एक्यूरेसी लाना। ठीक है, अब रूल स्टार्ट होता है। रूल, कोर्ट के पास ये पावर है कि वह केस के दौरान किसी भी समय, केस के दौरान किसी भी समय, इसको याद रखना है, ऊटी में पूछा जा सकता है, केस के दौरान किसी भी समय किसी प्रॉपर्टी, जैसे कि मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ज़मीन हो गई, या फिर कोई वस्तु हो गई, का निरीक्षण कर सकती है। ठीक है, कोर्ट के पास पावर है। लेकिन वही चीज़ इंस्पेक्ट होगी जिसे केस में कोई सवाल जुड़ा हो। ठीक है, मतलब कि मैं बताता हूँ, यानी कि जो चीज़ डिस्प्यूटेड है वही चीज़ इंस्पेक्टेड होगी, बाकी पे कोई अनरिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, मान लीजिए कोई केस है, अब कोर्ट इंस्पेक्ट करेगी कि एक्सीडेंट स्पॉट, रोड की कंडीशन क्या थी, क्योंकि यही डिस्प्यूट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि वही चीज़ इंस्पेक्ट होगी जो कि सब्जेक्ट मैटर होगा, वो जो ज़रूरी है किसके लिए। अब इंस्पेक्शन के बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन के बाद कोर्ट जो भी रिलेवेंट बातें देखेगी, इंस्पेक्शन करने के बाद जो भी रिलेवेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें देखेगी, उनका एक मेमोरेंडम बनाएगी, एक सार बनाएगी, और वह मेमोरेंडम केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसके बारे एक एग्जांपल भी है, वो समझिए और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ज़मीन का एक केस है, कोर्ट खुद जाकर देखती है कि बाउंड्री कहाँ है, कब्जा किसका है, फिर लिखती है कि निरीक्षण में पाया गया है कि कब्जा उत्तर दिशा में है, वादी का कब्जा उत्तर दिशा में है, और वह मेमोरेंडम में रिकॉर्ड का हिस्सा, यह मेमोरेंडम रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना ही इसका एग्जांपल है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वैसे होगा नहीं, बहुत ईजी था, पर पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे रूल का कि कोर्ट खुद ग्राउंड रियलिटी देख सकती है, सिर्फ गवाहों पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, ऑर्डर 18 का रूल 18 क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 18 का रूल 18 हमारे किस बारे में बात करता है, ये कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर, कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी चीज़ को, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर आपका केस का है, कोई वस्तु हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, उसका इंस्पेक्शन कर सकती है। यहाँ पर कोर्ट को पावर देता है रूल 18। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि केस के दौरान किसी भी समय, यानी कि एनी स्टेज, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी स्टेज पर इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हो गई, मकान हो गया, आदि हो गया, कोई वस्तु, अगर सब्जेक्ट मैटर कोई वस्तु है तो उसका भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना है कि इंस्पेक्शन सिर्फ उसी चीज़ का होगा जो कि सब्जेक्ट मैटर होगा, जो कि केस से रिलेटेड जरूरी है। अनरिलेटेड चीज़ों का इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के बाद क्या होगा, इंस्पेक्शन के बाद जो भी कोई रिलेवेंट बातें होंगी, कोर्ट एक मेमोरेंडम के तौर पर उसको बनाएगा, और वह मेमोरेंडम केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। रूल 90 कह रहा है कि कमीशन के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड कराने की पावर कोर्ट के पास यहाँ पर दी गई है, यानी कि पावर टू गेट अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय अ कमीशन। ठीक है, समझिए वनलाइन क्या कह रहा है कि वनलाइन कहता है कि न्यायालय गवाह की गवाही खुले न्यायालय में लेने के स्थान पर कमीशन के माध्यम से भी रिकॉर्ड करवा सकता है। यहाँ पर सीधी सीधी कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो कोर्ट में, तो ओपन कोर्ट में तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो वो कमीशन के माध्यम से भी किसी गवाह की गवाही को रिकॉर्ड करवा सकती है। यहाँ पर 19 उसको स्पेशली एक पावर दे रहा है। ठीक है, सबसे सीधा ऑब्जेक्ट समझो कि उद्देश्य क्या भाई रूल 19 का। रूल 19 का सीधा सीधा उद्देश्य है एक सुविधा, यानी कि एक कन्वीनियंस देना, आपको टाइम बचाना और प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी को दूर करना। ये इसके ऑब्जेक्ट है, मैं क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई ऑर्डर किस बारे में एक्चुअली बात कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं रूल 19 क्या कह रहा है। जनरली क्या होता है कि गवाह की गवाही ओपन कोर्ट में ली जाती है। ठीक है, जनरली तो ये होता है कि ओपन कोर्ट में गवाह से गवाही ली जाएगी, लेकिन इस रूल के अनुसार कोर्ट चाहे तो, यानी कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट चाहे तो गवाह को कोर्ट में बुलाने के बजाय उसकी गवाही को कमीशन के माध्यम से रिकॉर्ड करवा सकती है। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने क्लियरली लिख दिया, तो वो समझो पहले कि ऑर्डर 18 के बाकी जितने भी रूल उसमें कुछ भी लिखा हो
उसके बावजूद भी न्यायालय को कमीशन के माध्यम से साक्ष्य रिकॉर्ड कराने की विशेष शक्ति इस रूल में दी गई है, रूल 19 में। यानी कि ऑर्डर 18 के कोई भी जो स्पेसिफिक रूल है वो बाई चांस मना करता है कि आप कमीशन नहीं भेजोगे, ऐसा कुछ मतलब कहीं भी हो, कोई भी अगर दोनों में टकराव होता है तो वहाँ पे जो ओवरराइड कर देगा बाकी जितने भी रूल्स होंगे ऑर्डर 18 के, यानी कि जो सुप्रीम हो जाएगा उस टाइम पे। बस इतना याद रखना है आपको इस पॉइंट में, ठीक है। याद करने वाली पॉइंट की बातें हैं यहाँ पर। सीधा सीधा इतना याद रखना है कि कोर्ट जनरली तो ओपन कोर्ट में करता है, लेकिन वो चाहे तो ऑर्डर 90 रूल 19 के पावर यूज़ करके कोई कमीशन के माध्यम से भी गवाह को गवाही रिकॉर्ड करवा सकता है, ठीक है। और सेकंड बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये बाकी ऑर्डर 18 के जो बाकी रूल्स हैं उनको ओवरराइड करेगा, उनके ऊपर रहेगा, सुप्रीम रहेगा, ठीक है। अब समझो आगे कैसे होगा एक्चुअली में ये सब। कोर्ट आदेश देगी ऑर्डर 26 के रूल 4A के तहत में, किसको देगी? कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, वही गवाह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। जो कमिश्नर होगा वही जाएगा गवाह के पास, गवाह से गवाही रिकॉर्ड करेगा, उसको वापस कोर्ट में सबमिट करेगा। एग्जाम्पल से क्लियर समझो कि गवाह दूर रहता है या फिर कोर्ट आने में परेशानी, माइशान बीमार पड़ा हुआ है, कोई भी अन्य स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है, कोर्ट कहती है कि कमिश्नर जाकर उसकी गवाही को रिकॉर्ड करे। अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई ये रूल 19 का कॉन्सेप्ट है क्या। ये सीधा सीधा कहता है कि एविडेंस कोर्ट में ही लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एविडेंस होंगे वो कोर्ट में ही लिए जाएं, कमिश्नर के जरिए भी रिकॉर्ड किया जा सकते हैं एविडेंस, गवाही को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रूल 19 सिर्फ आपको पावर देता है, ऑर्डर 26 आपको बताता है प्रोसीजर कमिश्नर के बारे में कि कमिश्नर कैसे नियुक्त होगा, क्या कंडीशन है, वो पूरा 26 ऑर्डर है वो कमिश्नर के बारे में बात करता है, कमीशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा रूल 19 है ऑर्डर 18 का। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है हमारा ऑर्डर 18। कोई भी कन्फ्यूज़न हो मेरे को कमेंट करना, मैं क्लियर करा दूंगा आपका। अब मैं पढ़ाता हूँ भाई ऑर्डर 26 का रूल 4 ही हमारे एक्चुअली में क्या बात करता है, वो इससे कैसे कनेक्टेड है, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ, तो आपका ये जो रूल है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए हैं अपन ऑर्डर 26 के रूल 4A में, जो बात करता है कि अधिकार क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्तियों की गवाही कमीशन के माध्यम से लेना। वन लाइनर से न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की गवाही कमीशन के माध्यम से न्याय हित या फिर तुरंत निपटारे के लिए रिकॉर्ड करवा सकती है, ठीक है। आगे समझो कि कोर्ट अपने ही जुरिडिक्शन में रहने वाले व्यक्ति की गवाही लेने के लिए अपने ही कोर्ट यानी कि कोर्ट की जुरिडिक्शन में जो भी रहता होगा उसकी गवाही लेने के लिए एक कमिश्नर नियुक्त कर सकती है, कमीशन नियुक्त कर सकती है। कब कर सकती है? जब कोर्ट को लगता है कि न्याय के हित में यानी कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या फिर केस को जल्दी निपटाने के लिए या फिर कोई अन्य उचित कारण हो सकता है उस रीज़न से। अब ये सब होगा कैसे गवाही ली जाएगी? कमिश्नर जो होगा गवाह की गवाही को परिप्रश्न के माध्यम से यानी कि जो इंटरोगेटरीज होती हैं उस तरीके से या फिर अन्य तरीके से रिकॉर्ड करेगा। अब इंटरोगेटरीज क्या होता है? पहले से तैयार किए गए लिखित प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर गवाह देता है, वो होता है इंटरोगेटरीज। और अन्य तरीके कौन से होंगे? जो कि मैंने क्लियरली लिखा हुआ है दोनों चीज़, या तो इंटरोगेटरीज के माध्यम से या फिर अन्य तरीके से। अब अन्य तरीके में क्या होगा? सामान्यतः न्यायालय की तरह गवाही ली जाती है जिसमें क्या होता है कि प्रश्न और उत्तर लय पूछे जाते हैं तथा आवश्यक होने पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। ये सब बात की मैटर हो गया, बस मैंने दो चीज़ समझानी थी कि इंटरोगेटरीज और अन्य तरीके से क्या क्या हो सकता है। इसमें लाइव क्वेश्चन भी जो कि डायरेक्ट पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाएगा और प्रिपरेशन में जो कि कोर्ट ने लिख के दिए हैं वही उन्हीं क्वेश्चनों पर आंसर किए जाएंगे, वही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है उसे कोर्ट में एविडेंस के रूप में पढ़ा जाएगा, जो कि यहाँ पे एविडेंस बनेगा कमिश्नर के बाद में, कमिश्नर जो रिकॉर्ड करके लाएगा। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि गवाह उसी शहर में रहता है मान लीजिए, लेकिन बहुत बिजी है, कोर्ट टाइम बचाना चाहती है तो कोर्ट एक कमिश्नर को भेज देती है, वही उसकी गवाही को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर रूल 90 वही कमीशन के माध्यम से गवाही रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑर्डर 24 ये बताता है कि कैसे और कब कमीशन दिया जाएगा, वही बात है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी, बहुत ईजी था। अब कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना।